प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, उसे उस पार जाना पड़ेगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। की सर गुड हाल चाल इवनिंग। भाई? सर फाइन। सर बढ़िया। बढ़िया हो सर सारे? आपको वैक्सीन लग गई सर? यस सर। क्या कह रहे हो? सर वैक्सीन लग गई सर, आपको आपको स्लॉट मिला था सर। मुझे? यस सर। नहीं यार, मुझे नहीं लगी। जिस दिन वैक्सीन लगनी थी उस दिन कैंसिल यस हो गई, सर। उसके बाद मुझे स्लॉट ही नहीं मिल रहा। ओके सर। सर मुझे लगी सर, कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है, ऐसा लगा सर पानी डाल दिया हो। क्या कह रहे हो? सर मुझे वैक्सीन लगी सर, कुछ इफेक्ट नहीं हुआ सर, ना वीकनेस ना फीवर से, ऐसा लग रहा पानी डाल दिया हाँ तो अच्छी अंदर। बात है ना, बल्कि इफेक्ट नहीं हुआ तो अच्छी बात है। ये थोड़ा कि फीवर आना जरूरी है। मतलब हाँ, कई बार लोग कहते हैं ना कि फीवर आ जाए तो ये लगता है कि हाँ भाई वैक्सीन लग गई असली में। हाँ सर कुछ नहीं हुआ सर, ऐसा लग रहा पानी डाल दिया हो नहीं, अंदर। अच्छी बात है, बल्कि बढ़िया है। नहीं, पानी कैसे डाल दिया नालायक? पानी डाल दिया होगा। चलो जी, तो एक बार फटाफट से वीडियो सबकी ऑन होनी चाहिए, वही सेम कंडीशन, और ऑडियो सबकी बंद होनी चाहिए जी। एक मिनट, एक दो मिनट वेट कर लेते हैं बस, फटाफट से कुछ बच्चे आ रहे हैं उनको ऐड कर लें, उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं जी। जी सर, मिताली भी कर रही है ज्वाइन, 1-2 मिनट बोला उसने। किसने? मिताली ने। क्या कह रहे हैं? सीट रिजर्व कर लो हमारी? हाँ मतलब 2 मिनट बस आ रही है। तो अच्छा, आ रहे हैं, ओके। मेरे को लगा फेस टू फेस क्लास में होता ना कि बच्चे सीट रिजर्व कर लेते हैं, कि सर बस उनको बोल देना 5 मिनट में आ रहे हैं, सीट रिजर्व कर लें हमारी। नहीं। चलो जी, और बाकी सब कुछ बढ़िया चल रहा है लाइफ में? यस सर। बहुत बढ़िया जी, चलो बहुत बढ़िया। बढ़िया सर। अच्छा, पार्ट नंबर ए जो हमारा रिवीजन का है ना, उसको मैं आज रात तक या कल सुबह तक एक बार डाल दूंगा ग्रुप में। और ये पार्ट भी जो होगा एक बार चेक कर लो, इसकी रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट किया नहीं की, हाँ मेरा इसकी रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गई है, तो इसको भी मैं फिर कल सुबह तक डाल दूंगा। जो जो बच्चे अटेंड नहीं कर पा रहे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे हैं उनका मे बी अभी इनकम टैक्स स्टार्ट ही हुआ है कई बच्चों का, तो ठीक है, और काफ़ी कम बच्चे हैं जिनका इनकम टैक्स अभी मेरे साथ कंप्लीट हुआ है। वर्षा, वर्षा नहीं है ये भी? सर एक छोटा डाउट था सर, कैन आई आस्क? हाँ जी, हाँ हाय बिल्कुल। सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग वर्षा, क्या हाल चाल है? सर बढ़िया एकदम, आप बताइए सर कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। तो मतलब आप पूरा अच्छे से रिवीजन करके आए हो? सर यस। चलो बहुत बढ़िया जी। जी लाभांश। सर ये था सर, मैं सर एक प्रोग्राम देख रहा था सुबह सीएनबीसी पे, सैटरडे टैक्स गुरु। तो वहाँ सर एक कॉलर ने सर क्वेश्चन ये पूछा था कि सर यू कैन केस सर, अगर जो सर हम जो बच्चे रहते हैं सर अपने घर पे सर, पेरेंट्स के घर पे, अगर हम अपने पेरेंट्स को रेंट पे करते हैं तो हम उसको डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं सर? अगर हम मतलब सर हम जो सर चिल्ड्रंस होते हैं, चाइल्ड सर अपने पेरेंट्स के घर में रहते हैं सर, हम हम्म, अपने पेरेंट्स को रेंट पे करते हैं, तो हाँ, सर हम उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं? उसकी कैसे डिडक्शन के क्लेम करोगे? या तो उसकी आपको रेंट रिसिप्ट बनानी पड़ेगी। यस मतलब सर। अगर अगर रेंट एग्रीमेंट बन जाता है, रेंट रिसिप्ट बन जाती है, उस केस में आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, क्योंकि जब भी आप डिडक्शन क्लेम करोगे ना, वैसे तो आपको यस डिडक्शन मिल सर। जाएगी, आप दिखा दो कि भाई मैं इतना रेंट पे कर रहा हूँ। बट अगर गवर्नमेंट आपसे प्रूफ मांगेगी तो उस टाइम आपको प्रूफ देना पड़ेगा। अदरवाइज अगर प्रूफ नहीं दे पाओगे तो डिडक्शन फिर आपकी डिसलाउड हो जाएगी। सर एक टैक्स एविजन नहीं होगा सर, मतलब सर पेरेंट्स को रेंट कौन देता है? क्या चीज़ है? सर एक टैक्स एविजन में इंक्लूड नहीं होगा सर, क्योंकि सर नहीं, टैक्स पेरेंट्स को रेंट इवेजन कौन नहीं पे कह करता है सकते सर? आप, टैक्स इवेजन नहीं कह सकते इसको, टैक्स अवॉइडेंस के अंदर भी कवर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इवन ऐसा करते हैं, ठीक है, यस सर। क्योंकि नॉर्मल देखो मैंने क्या कहा कि कभी ना अगर आप 40-50 हज़ार रुपए की चोरी कर लोगे तो पकड़ में नहीं आओगे। जो लोग यस सर। इतनी देखो ना, आप 40 मान लो मैंने 1 लाख रुपए की चोरी कर ली, तो गवर्नमेंट कह रही है कोई खुश होने की बात थोड़े 1 लाख रुपए की चोरी कर ली, ठीक है। मतलब जो लोग इतने लाखों की चोरी कर रहे हैं, गवर्नमेंट कह रही मेन हमारा फोकस है उनके ऊपर। अब जो 1 लाख 2 लाख की चोरी कर रहा है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट उन्हें पकड़ेगी नहीं, नोटिस कभी भी घर में आ जाएगा, बट जो गवर्नमेंट की नज़रों में है वो बड़े बड़े एसएससी जो है उनकी नज़रों में वो रहते हैं मेनली, ओके सर। ठीक है। थैंक यू सर। ओके सर जी, मेरा भी वेलकम एक थोड़ा अदरवाइज डाउट था। जी। मतलब अगर किसी कंज्यूमर ने किसी कंपनी के प्रोडक्ट के अगेंस्ट अगर केस किया, और उस केस में अगर उसने एक अमाउंट रिसीव की है कंसिडरेशन की, तो वो केस में टैक्सेबल हो गया किसके क्या रेट किसके से? किसके अगेंस्ट केस किया? मतलब कोई भी एक प्रोडक्ट है कंपनी का, उसके अगेंस्ट कंज्यूमर ने कंप्लेंट की है, हम्म।
इंजरी हो गई उसको, तो अगर उसमें उसने किसी कंपेंसेशन रिसीव किया तो वो कहाँ पे टैक्सेबल होगा? टैक्सेबल होगा तो फिर वो अदर सोर्स में ही होगा वो तो। और टैक्स रेट? टैक्स रेट नॉर्मल लगेगा। अच्छा अच्छा, ओके ठीक है। चलो जी, तो जितने बच्चे अब ऐड हो चुके हैं एक बार फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं जी अब। ठीक है जी, तो ऑडियो सबकी बंद हो, वीडियो सबकी ऑन हो। चैप्टर नंबर 2 की रिवीजन अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 अपना पूरा रिवाइज कर लिया था, कोशिश करेंगे चैप्टर नंबर 2 भी रिवाइज करें, चैप्टर नंबर 3 भी रिवाइज करें 8 बजे तक, और अगर टाइम बचा तो चैप्टर नंबर 4 जो है गिफ्ट और डिविडेंड वाला उसको भी हम कोशिश करते हैं, बाकी देखते हैं कितना होता है। ठीक है जी, लो जी इधर देखो ध्यान से। अब एक बार मैं यहाँ पे ना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप मुझे बताना कि विजिबल है या नहीं है। वेट, अब एक बार बताओ आपको यहाँ पे विजिबल है जी? हाँ जी सर। यस सर। सर यस सर। चलो, मतलब आपको पीडीएफ दिख रहा है ना बुक का, मतलब नोट्स का? यस यस सर। चलो ठीक है जी, ठीक है। इधर देखो ध्यान से। अब सुबह के रिवीजन सेशन में ना हमने चैप्टर नंबर 1 तो अपना एक बार रिवाइज कर लिया था। अब अगर मैं चैप्टर नंबर 2 की बात करूंगा, चैप्टर नंबर 2 हमने क्लास में किया था। एक तो आपका पोयम कॉन्सेप्ट था और एक आपका रेजिडेंशियल स्टेटस, ये दोनों कॉन्सेप्ट हमने चैप्टर नंबर 2 में किए थे। अब चैप्टर नंबर 2 याद करो, मैंने कहा था कि सेक्शन नंबर 5 से लेके 9 तक आपके जो भी प्रोविजंस होंगे ना वो या तो पोयम के होंगे या वो रेजिडेंशियल स्टेटस के होंगे। सेक्शन नंबर 5 की हेडिंग मैंने कहा था कि दैट इज स्कोप ऑफ टोटल इनकम या मीनिंग ऑफ टोटल इनकम, इसके अंदर सेक्शन नंबर 5 है। अच्छा, स्कोप ऑफ टोटल इनकम मीनिंग क्या होता है कि एक पर्सन की मैक्सिमम कितनी इनकम टैक्सेबल करेंगे वो सेक्शन 5 में लिखा होगा, और टोटल इनकम का मीनिंग क्या है वो सेक्शन 5 में लिखा होगा। अब यहाँ पे ना एक पॉइंट पे ध्यान देना, हमने जो सुबह चैप्टर नंबर 1 किया था ना वहाँ पे मैंने कहा था कि हाउ टू कंप्यूट टोटल इनकम, वहाँ टोटल इनकम को निकालने का तरीका था। मतलब सबसे पहले ग्रोस टोटल इनकम निकालेंगे, माइनस करेंगे डिडक्शन, फिर क्या निकल गई टोटल इनकम, वो है टोटल इनकम को निकालने का तरीका। बट टोटल इनकम के मीनिंग की बात करूंगा ना वो सेक्शन नंबर 5 में कवर होगा, बस ये बात ध्यान दो। उसके बाद सेक्शन नंबर 6 आपका रेजिडेंशियल स्टेटस, कि कब कोई पर्सन इंडिया में रेजिडेंट बनेगा, कब इंडिया में नॉन रेजिडेंट बनेगा, ये सारी की सारी बातें आपके सेक्शन नंबर 6 के अंदर आएंगी। सेक्शन नंबर 7 है इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, कि ऐसी कौन सी इनकम है जो आपने इंडिया में रिसीव नहीं भी की होगी तो भी गवर्नमेंट कह रही है कि मानो या ना मानो मानना ही पड़ेगा वो इनकम आपने इंडिया में रिसीव कर ली है। सेक्शन नंबर 8 हमारे किसी काम का है नहीं। सेक्शन नंबर 9 था इनकम डीम टू बी अराइज और एक्रू इन इंडिया, मतलब सेक्शन नंबर 9 में कुछ इनकम ऐसी होंगी जो मे बी एक्चुअल में आपने इंडिया में अराइज ना की हो, बट गवर्नमेंट कह रही है कि मानना ही पड़ेगा वो इनकम इंडिया में कमाई है और टैक्सेबिलिटी उसके बेस पे इंडिया में हो जाएगी। अब सबसे पहले ना हमने सेक्शन 5 से पहले सेक्शन नंबर 6 हमने स्टार्ट किया था। रीज़न क्या था, क्योंकि जब तक हमें यही पता नहीं होगा कि किसी पर्सन का स्टेटस क्या निकल के आएगा, उसकी टोटल इनकम क्या होगी, वो हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट ये बात कहती है कि पहला जो हमारा सेक्शन नंबर 6 है उसको पढ़ने से पहले कुछ आपके बेसिक रूल्स होंगे, वो बेसिक रूल आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, उसके बेस पे स्टेटस कैलकुलेट करोगे। सबसे पहला रूल नंबर 1 ये था कि जब भी किसी पर्सन का स्टेटस कैलकुलेट करोगे ना तो हर पर्सन का स्टेटस सेपरेट कैलकुलेट करोगे, मतलब इंडिविजुअल का अलग निकालोगे, कंपनी का अलग निकालोगे, फर्म का अलग निकालोगे, एचएफ का अलग निकालोगे, मतलब जितनी भी कैटेगरी होंगी हर कैटेगरी के सेपरेट रूल्स होंगे, बस ये बात ध्यान देना। एक सिंपल सा एग्जांपल है, मान लो अगर मैं इंडिया का रेजिडेंट हूं तो मेरे फादर भी रेजिडेंट होंगे, ये भी कंपलसरी नहीं है। अगर मेरे फादर इंडियन सिटीजन है, मैं भी इंडियन सिटीजन हूं, ये भी हमें देखना पड़ेगा। मतलब कहना क्या चाह रहा हूं कि हर पर्सन का स्टेटस जो है वो सेपरेट कैलकुलेट होगा। सेक्शन नंबर 6 का रूल नंबर 1 ये बात कहता है। रूल नंबर 2 ये बात कहता है कि जो भी आप स्टेटस कैलकुलेट करोगे वो स्टेटस आप प्रीवियस ईयर का कैलकुलेट करोगे, असेसमेंट का कैलकुलेट नहीं करोगे। रीजन क्या है, क्योंकि इनकम हमें प्रीवियस ईयर की निकालनी होती है, तो जिस साल की इनकम निकालोगे स्टेटस भी उस साल का ही कैलकुलेट करोगे। रूल नंबर 2 ये है। रूल नंबर 3 ये बात कहते हैं कि एक पर्सन जो है ना वो एक से ज़्यादा कंट्री के अंदर भी रेजिडेंट बन सकता है। वो कैसे बन पाएगा, एक बात मुझे सोच के बताओ जी। अब मैंने कहा था रेजिडेंट बनना या ना बनना ना वो आपकी कंडीशन पे डिपेंड नहीं करता, सॉरी वो आपके बर्थ पे डिपेंड नहीं करता, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। मैं जितनी भी कंट्री की कंडीशन सेटिस्फाइड करूंगा उतनी कंट्री में रेजिडेंट बन जाऊंगा। तो मेनली बात क्या ध्यान देने वाली है कि एक पर्सन अगर एक साल में एक कंट्री का रेजिडेंट बन गया, इट डजंट मीन वो दूसरी कंट्री का नहीं बन पाएगा, वो और भी कंट्री का रेजिडेंट बन सकता है। रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 4 ये बात कहता है कि अगर कोई पर्सन इंडियन सिटीजन है, इट डजंट मीन वो इंडिया का रेजिडेंट भी होगा, या अगर कोई पर्सन फॉरेन सिटीजन है वो फॉरेन का ही रेजिडेंट होगा, ये भी जरूरी नहीं है। तो पहली बात, इंडिया का सिटीजन होना, इंडिया का रेजिडेंट होना, ये दोनों कॉन्सेप्ट सेपरेट हैं। अब सिटीजनशिप कब मिलती है, ओरिजिनशिप कब मिलती है, रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये तीनों कॉन्सेप्ट आपके इस चैप्टर के अंदर हमें थोड़ी देर के बाद पढ़ने को मिलेंगे। ये सारे रूल कंप्लीट करने के बाद ना
फिर हमने बात की एक इंडिविजुअल जो है वो इंडिया में रेजिडेंट कब बनेगा या नॉन रेजिडेंट कब बनेगा, उसकी मेनली मिला के 2 बेसिक कंडीशन होती हैं। अब गवर्नमेंट ये बात कहती थी सबसे पहली बेसिक कंडीशन जो है, अगर प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर रहा होगा तो वो इंडिया का रेजिडेंट बन जाएगा। अगर पहली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करेगा, सेकंड बेसिक कंडीशन में आ जाओ। सेकंड बेसिक कंडीशन है 60 डेज और मोर इन द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर इन 4 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। मतलब कहना क्या चाह रहा हूँ कि अगर पिछले साल में 182 डेज से कम रहा बट 60 दिन या उससे ऊपर रहा और पिछले 4 साल में 365 दिन या उससे ऊपर रहा तो गवर्नमेंट कह रही है आप इंडिया के रेजिडेंट बन जाओगे। बट एक बात ध्यान देना, एक लाइन मैंने क्लास में आपको लिखवाई थी, याद करो। मैंने कहा था आप इंडिया में कहीं पर भी रहे हो, कैसे भी रहे हो, किसी भी पर्पस के लिए रहे हो, अगर आप ये कंडीशन सेटिस्फाइड करोगे उस केस में आप क्या बन जाओगे, इंडिया के रेजिडेंट बन जाओगे। ये बातें हमने की थी। अच्छा, मेरा क्वेश्चन एक आ रहा है, क्या इंडिया में एक जगह पर रहना कंपलसरी है? आंसर इज नो। क्या एक साथ रहना कंपलसरी है? आंसर इज नो। हमें चेक क्या करना है, इंडिया में कहीं पर भी रहे अगर एग्रीगेट मिला के ये नंबर ऑफ डेज कंप्लीट हो जाएंगे ना तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएंगी। बस ये बात ध्यान दो। अब एक बात बताना जी, मान लो पहली बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड है, सेकंड नहीं है, तो क्या बन जाऊंगा? रेजिडेंट बन जाऊंगा। मान लो सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड है, पहली नहीं है, तो भी क्या बन जाऊंगा? रेजिडेंट बन जाऊंगा। अगर दोनों बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो भी क्या बन जाऊंगा? रेजिडेंट बन जाऊंगा। अगर दोनों बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होंगी उस केस में एनआर वाली कैटेगरी होगी। बस ये बात ध्यान दो। तो सिंपल सा फंडा ये निकल के आ रहा है कि एक पर्सन का रेजिडेंट बनना या ना बनना वो बेसिक कंडीशन पे डिपेंड करेगा, और रेजिडेंट बनने के बाद आरओआर बनना या आरओआर बनना या आरएनओआर बनना वो एडिशनल कंडीशन पे डिपेंड करेगा जो भी हमारे आगे जाके आएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिक कंडीशन करने के बाद ना इंडिविजुअल वाले केस के अंदर मैंने कहा था, पहली बात तो चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, इंडियन सिटीजन हो, फॉरेन सिटीजन हो, इंडियन ओरिजिन हो या फॉरेन ओरिजिन हो, हर केस में आपको दोनों बेसिक कंडीशन चेक करनी है। अच्छा, कुछ केसेस मैंने ये करवाए थे कि जिन केसेस में ना 60 दिन वाली कंडीशन आपकी चेक नहीं होगी। याद करो, मैंने कहा था कुछ केस ऐसे होंगे जहां पे 60 दिन वाली कंडीशन चेक नहीं होगी। उस केस में या तो हम चेक करेंगे 182 डेज या हम चेक करेंगे 120 डेज वाली कंडीशन। अब वो कौन से केस होंगे? याद करो, टोटल मिला के ना मैंने आपको वहां पे, मुझे याद आ रहा है कि मैंने मेरे ख्याल से 5 कैटेगरी आपको लिखवाई थी। टोटल मिला के मैंने 5 कैटेगरी बनवाई थी। सबसे पहली कैटेगरी तो मैंने ये कहा था कि अगर कोई इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है, इंडिया छोड़ के बाहर जा रहा है और वो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए बाहर जा रहा है ना, उस केस में हम 182 डेज और मोर चेक करेंगे। मैं दोबारा बोलूँगा, अगर कोई इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है, इंडिया छोड़ के बाहर जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए बाहर जा रहा है, उस केस में हम 182 डेज चेक करेंगे। पहली बात तो ये। सेकेंड बात ये थी, इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है, इंडिया छोड़ के बाहर जा रहा है, एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप बाहर जा रहा है, उस केस में भी हम 182 डेज और मोर चेक करेंगे। केस नंबर 3 ये बात कहता है कि अगर कोई इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है या इंडियन ओरिजिन का पर्सन है, बाहर से इंडिया में विजिट कर रहा है, उसकी टोटल इनकम जो है फॉरेन सोर्स वाली इनकम को छोड़ के 15 लाख तक है, उस केस में भी हम 182 डेज और मोर चेक करेंगे। बट अगला केस ये था जो अमेंडमेंट आई थी कि अगर कोई इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन का पर्सन है, इंडिया में विजिट कर रहा है, उसकी टोटल इनकम जो है फॉरेन सोर्स वाली इनकम को छोड़ के 15 लाख से ज़्यादा है, तो उस केस में या तो वो 182 डेज वाली कंडीशन सेटिस्फाइड कर दे। अगर 182 डेज वाली नहीं करता तो सेकंड कंडीशन थी 120 डेज और मोर, और पिछले 4 साल में 365 दिन या उससे ऊपर भी होना चाहिए। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है, आपको बस ये ध्यान देना है कि पहले 3 केस में सिर्फ 182 डेज की बात है। मैं दोबारा बोलूंगा जी, पहले 3 केस में सिर्फ 182 डेज की बात है, बट केस नंबर 4 में 182 डेज अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती तो एक और कंडीशन भी है 120 डेज और मोर, और पिछले 4 साल में 365 दिन भी होने चाहिए। केस नंबर 5 मैंने कहा था डीम्ड रेजिडेंट वाला, अगर आपको ध्यान आ रहा हो, वो केस ये था कि अगर कोई इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन है, उसकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स वाली इनकम को छोड़ के 15 लाख से ज़्यादा है और वो किसी भी कंट्री में टैक्स पे करने के लायबल नहीं है, तो गवर्नमेंट कह रही है वो डीम्ड इंडिया का रेजिडेंट बन जाएगा। बस ये बात ध्यान देना, ठीक है। तो बस ये बात ध्यान दो, एग्जाम में ना मुझे पूरे चांसेस हैं इस बार इसमें से क्वेश्चन बनने के जी। वैसे रेजिडेंशियल स्टेटस में इतना कभी क्वेश्चन बनता नहीं है, बट ये दोनों अमेंडमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो कोई बड़ी बात नहीं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा जी। मैं एक बार दोबारा से रिपीट करूंगा, हर बच्चा भी यहाँ पे ध्यान सुनेगा जी। मैंने 3 केस अलग बोले हैं, 2 केस अलग बोले हैं। 3 केस में सिर्फ हमें चेक करना है 182 डेज और मोर,
और केस नंबर 4 में हमें 182 डेज वाली कंडीशन तो देखनी है, अगर वो नहीं सेटिस्फाइड होगी तो एक और कंडीशन भी है 120 डेज और मोर, और पिछले 4 साल में 365 दिन भी होने चाहिए। फिर केस नंबर 5 कहता है जी उसमें तो अगर सिंगल डे भी इंडिया में नहीं है ना, अगर एक दिन भी आप इंडिया में नहीं आए तो भी आप इंडिया के रेजिडेंट बन सकते हो। कब? अगर आप इंडियन सिटीजन हो, आपकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स वाली इनकम को छोड़ के 15 लाख से ज़्यादा है, और किसी भी कंट्री में आप टैक्स पे करने के लायबल नहीं हो, तो आप डीम्ड रेजिडेंट बन जाओगे। दैट इज सेक्शन नंबर 6(1) कैपिटल ए। ये बात हमने वहाँ पे की थी। अच्छा, एक बात मैंने सोच के बताना, अब कई बार ना हमारे नॉर्मल क्वेश्चन माइंड में आता है कि सर जो लोग इंडिया से बाहर जाते हैं, इंडिया में कभी आते हैं, फिर बाहर जाते हैं, फिर कभी आते हैं, तो उस केस में उसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, जब भी वो इंडिया छोड़ के गए तो इंडिया में वो कितने दिन थे वो निकाल लो, फिर वापस वो इंडिया में आए कितने दिन इंडिया में रहे वो निकाल लो, और आने और जाने के दोनों दिन जो होंगे वो इंडिया में काउंट करोगे। बस ये बात ध्यान देना। तो सिंपल सी बात मैंने क्लास में आपको बताई थी कि एक तो जिस दिन वो आया और जिस दिन वो इंडिया छोड़ के गया, ये दोनों दिन ही आप इंडिया में काउंट करोगे। ये बात मैंने आपको बताई थी। और एक हमने क्लास में ना इंडिया की डेफिनेशन भी की थी, अगर आपको ध्यान आ रहा हो। एक तो मैंने कहा था बेस लाइन होता है, एक मैंने कहा था 12 नॉटिकल माइल्स होता है, और एक होता है 200 नॉटिकल माइल्स। अब ये 12 नॉटिकल माइल्स इंडिया है, हर पर्पस के लिए वो इंडिया मानेंगे, बट जो 200 नॉटिकल माइल्स इंडिया है ओनली फॉर ऑयल पर्पस और नेचुरल गैस पर्पस। अब मेरा पूरी क्लास से एक क्वेश्चन है जी, अगर मान लो कोई पर्सन है वो TWI के अंदर रहा है, मतलब 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर रहा है, तो क्या वो इंडिया में काउंट करेंगे? नहीं काउंट करेंगे? यस काउंट करेंगे, मतलब वो नंबर ऑफ डेज में काउंट होगा। बस ये बात ध्यान देना, ठीक है जी। तो मेनली अभी तक कंक्लूजन क्या निकल के आया जी? कंक्लूजन अभी तक ये निकल के आया कि अगर एक इंडिविजुअल का मुझे स्टेटस निकालना है, वैसे दो कंडीशन है। मैं दोबारा बोलूंगा, अगर एक इंडिविजुअल का अगर मुझे स्टेटस निकालना है, वैसे दो कंडीशन है। बेसिक कंडीशन 1 182 डेज वाली, बेसिक कंडीशन 2 60 डेज और मोर, और पिछले 4 साल में 365 दिन। बट 5 केस ऐसे हैं जहां पे 60 दिन की बात नहीं करेंगे। केस नंबर 1 में इंडिया छोड़ के बाहर जाना है एम्प्लॉयमेंट के लिए। केस नंबर 2 में इंडिया छोड़ के बाहर जाना है एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप। केस नंबर 3 में बाहर से इंडिया में विजिट कर रहे हो, आपकी इनकम 15 लाख रुपए तक है। केस नंबर 4 में बाहर से इंडिया में विजिट कर रहे हो, आपकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा है। और केस नंबर 5 में चाहे विजिट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप इंडियन सिटीजन हो और आप किसी भी कंट्री में टैक्स पे करने के लायबल नहीं हो, तो आप केस नंबर 5 में कवर हो। पहले 3 केस को हटा दो, उसमें सिर्फ 182 डेज चेक कर लेना। केस नंबर 4 में 182 डेज या 120 डेज, जो भी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। और केस नंबर 5 में कोई नंबर ऑफ डेज की बात नहीं है, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है डीम्ड रेजिडेंट। बस ये बात ध्यान देना चाहिए, ठीक है जी। तो एक बार मुझे बताओ, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? डाउट है ओमकार का? जी ओमकार, एक बार माइक ऑन करो, बताओ। सर ये जो फोर्थ कंडीशन है ना, 182 प्लस 120 एंड 365, उसका एक एग्जांपल बताइए ना। 182 डेज क्या कह रहे हो? मतलब वो जो फोर्थ कंडीशन है ना, जिसमें हम लोग 182 वाला चेक करते हैं और उसके बाद 120 प्लस 365। उसका तो ये है, देखो एक बात मुझे बताओ, लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लो कोई इंडियन सिटीजन है जो बाहर रहता है, ठीक है। अब वो बाहर से इंडिया में विजिट कर रहा है, उसकी टोटल इनकम मान लो फॉरेन सोर्स वाली इनकम को छोड़ के 25 लाख रुपए है, ठीक है। और वो इंडिया में सिर्फ 170 डेज रहा, ठीक है, और पिछले 4 साल में 400 दिन रहा, सही। अब वो 182 डेज वाली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, बट 120 वाली तो कर रहा है ना, तो वो क्या बन जाएगा? रेजिडेंट बन जाएगा। रेजिडेंट, यस। एक एग्जांपल मैं और लेता हूं। मान लो एक इंडियन सिटीजन है, बाहर से इंडिया में विजिट कर रहा है, उसकी टोटल इनकम मान लो 25 लाख रुपए है, ठीक है। वो इंडिया में सिर्फ 110 दिन रहा। अब देखो, ना तो 182 रहा ना 120 रहा, तो वो क्या बन जाएगा? एनआर बन जाएगा। बट ये भी पर्सन इंडिया का रेजिडेंट बन सकता है। कब? अगर ये किसी भी कंट्री में टैक्स पे करने के लायबल नहीं होगा, तो ये सेक्शन 6(1) में कवर हो जाएगा। सही है। क्वेश्चन में बहुत ध्यान से पढ़ना सर, क्योंकि ना वो कई बार कंफ्यूज क्या करेंगे, वो कंफ्यूज ये करेंगे 110 दिन रहा, 100 दिन रहा, आप क्या बोलोगे 120 दिन से कम रहा, रेजिडेंट तो बनेगा नहीं। बट आप ये चेक कर लेना, कहीं क्वेश्चन में ये लाइन तो नहीं लिखी कि वो किसी दूसरी कंट्री में टैक्स पे करने के लायबल नहीं है। अगर क्वेश्चन में ये लाइन लिखी है कि वो किसी भी कंट्री में टैक्स पे करने के लायबल नहीं है, तो 6(1) में क्या बन जाएगा? डीम्ड रेजिडेंट। उसके बेस पे टैक्सेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। अब वर्षा का डाउट आया। वर्षा जी। सर जैसे ऐसा नहीं होता, लाइक इंडिया वालों ने ऐसे बोला कि इंडिया में लाइबल होंगे वो लोग पे करने के लिए, तो ऐसे अदर कंट्रीज सर ऐसा नहीं सोचती कि वाई ओनली इंडिया? नहीं 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 नहीं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आज इंडिया के DTAA हैं, अब इसकी ना मैं डिटेल में जा नहीं सकता अभी।
जैसे मॉरिशस है, ठीक है, साइप्रस है, आज कई कंट्री टैक्स हेवन कंट्री हैं, ठीक है, उनको तो पहली बात तो उनको तो DTAA साइन करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, ठीक है, वो तो इंडिया वाले उनके पीछे भागते हैं कि हमारा DTAA साइन हो जाए ताकि इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो जाए, ठीक है। अब मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे मान लो इंडिया और दुबई का एग्रीमेंट था कि भैया अगर कोई इनकम कमाएंगे तो वो दुबई में टैक्सेबल होगी, इंडिया में नहीं होगी, ठीक है, और मान लो उस टाइम दुबई में टैक्स लगता था, फिर दुबई बन गया टैक्स फ्री कंट्री। अब अगर दुबई टैक्स फ्री कंट्री बन गया तो वहाँ टैक्स लग नहीं रहा, और इंडिया का DTAA क्या कह रहा है, आप दुबई में टैक्स पे करोगे, इंडिया में टैक्स वैसे ही नहीं आ रहा। अब सोच के बोला उस पर्सन को कहीं भी टैक्स पे नहीं करना ना, क्योंकि ना तो वो दुबई पे कर रहा ना वो इंडिया में पे कर रहा। इसीलिए गवर्नमेंट लेकर आई है सेक्शन 6(1) कि भैया अगर तुम कहीं पर भी टैक्स पे नहीं करोगे ना तो तुम मानो या ना मानो इंडिया के रेजिडेंट बन जाओगे, और सारी इनकम नहीं, जो तुमने इंडिया में कमाई है उस पे, जो तुमने इंडिया में रिसीव की है उस पे, और जो तुमने बाहर कमाई है उसका बिजनेस कंट्रोल अगर इंडिया में है उस पे टैक्स पे करोगे। ओके सर। ठीक है, अब मेरे को सर हाँ जी सर आपने जो ओमकार को एग्जाम्पल बताया 120 डेज वाला, तो उसमें 120 डेज और 365 डेज भी तो होने चाहिए ना, हाँ, तो 4 इयर्स में। मैंने ओमकार को बोला था पिछले 4 साल में 400 दिन है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ठीक है, मैंने ओमकार को बोला था पिछले 4 साल में 400 दिन है, उसके बेस पे ही हुआ। ओके ठीक है, यहाँ तक थम्स अप है जी। चलो जी सर जी सर जी जी सर ये जो 50 एक एक करके जल्दी जल्दी बोलो। हाँ, इसके लिए हम इंडियन सेलिब्रिटीज का एग्जांपल ले सकते हैं ना? किसके लिए? हम इंडियन सेलिब्रिटीज का एग्जांपल ले सकते हैं ना, क्योंकि वो लोग ऑलमोस्ट मतलब इंडिया के रेसिडेंट होते नहीं है, बट सिटीजन है, तो उनके ऊपर ही लग सकती है ना कंडीशन। जैसे जो जो क्रिकेटर्स होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं, ये सब नॉर्मली इसके अंदर कवर हो जाते हैं फिर। ओके ओके जी, लाभांश कोई डाउट है? सर ये थोड़ा सा कभी कभी एम्प्लॉयमेंट पर्पज में डाउट आता है, क्योंकि हम मैं- कम मारिए तो एम्प्लॉयमेंट पर्पज के बाहर गया है, क्योंकि सर जब आपने जो टेस्ट दिया था तो हाँ। इंडियन रेसिडेंट सर बाहर जाके इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड की टीम से क्रिकेट खेल रहा था, तो सर तो हमारी कंफ्यूज था कि वहाँ पे हम उसका एम्प्लॉय पर्पज में इंक्लूड नहीं कर रहे थे। कोई इंडियन रेसिडेंट इंग्लैंड की टीम से क्रिकेट खेलता है, तो सर इस पे कभी डाउट होता है, हम कम मानेंगे एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए बाहर नहीं गए। नहीं, एम्प्लॉयमेंट पर्पस का देखो सिंपल सा मतलब ये है, एम्प्लॉयमेंट पर्पस ये होता है कि आप परमानेंट आप इंडिया से बाहर चले गए हो, बाहर ही जॉब करोगे, बाहर ही बिजनेस करोगे, ये तो है फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखो दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है इन दी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एक होता है फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर मान लो मेरी जॉब इंडिया में है, मेरी कंपनी इंडिया में है, वो मुझे बाहर भेज रही है, ये तो है इन दी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और अगर मैं परमानेंटली बाहर जॉब करने जा रहा हूं, मैं बाहर ही बिजनेस करने जा रहा हूं, ये कवर हो जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है लाभांश? यस सर। ठीक है, लो जी अब एक बार आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, इधर देखो ध्यान से। अब यहाँ पर ये वाला पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिया था जी, ये लो जी, अब ये वाला पॉइंट हमारा हो चुका है, 5 केस हमारे हो चुके हैं जी। उसके बाद अब यहाँ पे देखना जी, अब यहाँ पे एक केस देखो मैंने यहाँ पे आपके सामने बना हुआ है, बेसिक कंडीशन फर्स्ट सेटिस्फाइड नहीं है, मान लो सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड है, रेजिडेंट बन गया, दोनों की दोनों सेटिस्फाइड हैं, रेजिडेंट बन गया, दोनों नहीं है तो वो क्या बन गया, एनआर बन गया, ये सारी बातें हो गई। उसके बाद फिर मैंने बनाया था एक्सेप्शन कि ऐसे कौन कौन से केस होंगे जहां बेसिक कंडीशन चेक नहीं होगी। सबसे पहला केस तो वही हो गया जी, अगर इंडिविजुअल इंडिया छोड़ के बाहर जा रहा है एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, आप 182 डेज चेक करोगे। इंडिविजुअल इंडिया छोड़ के बाहर जा रहा है एज ए मेंबर ऑफ क्रू, आप 182 डेज चेक करोगे। इंडिविजुअल बाहर से इंडिया में विजिट कर रहा है, उसकी टोटल इनकम 15 लाख तक है, तो भी आप क्या चेक करोगे, 182 डेज चेक करोगे। इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन बाहर से इंडिया में विजिट कर रहा है, उसकी इनकम 15 लाख से ऊपर है, तो 182 डेज और मोर तो कंडीशन है ही है, साथ में सेकंड कंडीशन और भी है 120 डेज और मोर, और पिछले 4 साल में 365 दिन भी होने चाहिए। उसके बाद अगली कंडीशन है इंडिविजुअल अगर इंडियन सिटीजन है, उसकी टोटल इनकम 15 लाख से ऊपर है और वो किसी भी कंट्री में टैक्स पे करने के लायबल नहीं है, तो बन जाएगा वो डीम्ड रेजिडेंट। ये सारी बातें हमने यहाँ पे की थी। अब अगला क्वेश्चन ये निकल के आता है, एक बच्चा कहता है सर मान लो ये अगर रेजिडेंट बन गए, तो रेजिडेंट बनने के बाद ना 2 कैटेगरी होंगी, याद करो मैंने क्लास में कहा था, एक तो होगा आरओआर, एक होगा आरएनओआर। अब ये आरओआर होना या आरएनओआर होना ना एडिशनल कंडीशन पे डिपेंड करता है। एडिशनल कंडीशन आपकी 2 एडिशनल कंडीशन है, अगर दोनों की दोनों सेटिस्फाइड करोगे फिर तो बन जाओगे आरओआर, और अगर दोनों में से सिंगल एडिशनल कंडीशन या दोनों ही एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करोगे, आप आरएनओआर वाली कैटेगरी में कवर हो जाओगे। सबसे पहले एडिशनल कंडीशन यह कि पिछले 10 में से किसी भी 2 साल वो इंडिया में रेजिडेंट होना चाहिए, और सेकंड एडिशनल कंडीशन है पिछले 7 साल का सम टोटल 730 दिन या उससे ऊपर होना चाहिए। अब अगर ये दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड करूंगा फिर तो बन जाऊंगा आरओआर, और अगर दोनों में से एक भी कंडीशन या दोनों कंडीशन ही सेटिस्फाइड नहीं करूंगा तो मैं आरएनओआर वाली कैटेगरी में कवर हो जाऊंगा।
बट एक बात ना यहाँ पे ध्यान देना, अब प्लीज़ ध्यान सुनना, जो मैंने आपको 2 अमेंडमेंट करवाई थी, एक तो मैंने कहा था कि अगर आप इंडिविजुअल हो, इंडियन सिटीजन हो या इंडियन ओरिजिन हो, बाहर से इंडिया में विजिट कर रहे हो, आपकी टोटल इनकम 15 लाख से ऊपर है, आप 120 डेज और मोर अगर रहोगे तो भी आप रेजिडेंट बन जाओगे। गवर्नमेंट कहती है उस केस में आप रेजिडेंट तो बन जाओगे बट आप डीम्ड RNOR वाली कैटेगरी में कवर हो जाओगे, बस ये बात ध्यान देना। ऐसे जो पर्सन सेक्शन 61A में डीम्ड रेजिडेंट बने, जो पर्सन सेक्शन 61A में डीम्ड रेजिडेंट बने, वो भी RNOR वाली कैटेगरी में कवर हो जाएंगे, ये बात ध्यान देना। अब मान लो ओमकार का क्वेश्चन ही आ गया, क्या सर इन केस में एडिशनल कंडीशन चेक नहीं करेंगे? गवर्नमेंट कहती बिल्कुल भी चेक नहीं करेंगे। मतलब ये 2 केस ऐसे हैं, चाहे एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड हो या ना हो, ये स्टार्टिंग से ही RNOR बनेंगे, बस ये बात ध्यान देना, ठीक है? तो ये बात ना आपको पता होनी चाहिए। इन दोनों को छोड़ के बाकी सब केस में एडिशनल कंडीशन चेक करेंगे। बट अगर मैं केस नंबर 4 और केस नंबर 5 की बात करूंगा ना, अगर आप वहां पे रेजिडेंट बन जाते हो तो डायरेक्टली RNOR वाली कैटेगरी में कवर हो जाओगे, बस ये बात ध्यान दो, ठीक है? तो देखो मैंने नीचे लिखा होगा जी, आपको दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड करनी है एक्सेप्ट 2 केस को छोड़ के। एक तो वही केस हो गया जो मैंने अभी आपको बताया, और दूसरा हो गया डीम्ड रेजिडेंट वाला। इन दोनों केस में आप क्या बन जाओगे? डीम्ड RNOR बन जाओगे जी, ये बात ध्यान दो। अब मेरा पूरी फैमिली से क्वेश्चन है और मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं जी। सौम्या, सौम्या अपना माइक ऑन करना जी। यस सर। सौम्या, मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे मैंने अभी आपको बताया डीम्ड RNOR वाला कॉन्सेप्ट बताया, यस सर। ठीक है? किसी बच्चे का माइक ऑन है बीच में? अच्छा, या सौम्या का ही माइक ऑन है शायद। ओके, चलो इधर सुना ध्यान से। सौम्या, मेरा क्वेश्चन ये है कि डीम्ड RNOR वाला जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, यस सर। यस। मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, मान लो एक इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है, बाहर से इंडिया में विजिट कर रहा है, उसकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स वाली इनकम को छोड़ के 25 लाख रुपए है, यस सर। और वो इंडिया में 185 डेज रहा। यस सर। ये बता दो वो डीम्ड RNOR बनेगा या उस केस में एडिशनल कंडीशन चेक करनी पड़ेगी? सर वो डीम्ड ROR बन जाएगा, एडिशनल कंडीशन चेक नहीं करेगी। डीम्ड ROR बन जाएगा? सर सॉरी, डीम्ड RNOR। नहीं 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 नहीं, मुझे सही आंसर कौन देगा? मैं 1 मिनट रुको। शिवानी, माइक ऑन करना जी। शिवानी, ओ माय गॉड, बच्चा कह रहा है हाय राम मेरा नाम कहाँ से आ गया। शिवानी मीटिंग ही लेफ्ट कर गई। शिवानी, बच्चा मीटिंग से गायब हो गई है, क्या मतलब हुआ? कई बच्चों, हाँ गुड इवनिंग शिवानी, क्या हुआ? आपकी आवाज नहीं आ रही। ये क्या चिप्स खा रहे हो नालायक? हेलो। हाँ जी, हाँ सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। क्या हुआ? वो वीडियो एकदम बंद क्यों कर दी? नहीं सर, वो ईयरफोन। अच्छा, घबरा गए थे कि मेरे, आपको उम्मीद नहीं थी मैं आपका नाम लूंगा? नहीं सर, ईयरफोन। तो अब मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे? हाँ सर। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे मैंने अभी डीम्ड RNOR वाला कॉन्सेप्ट बताया आपको, मैं सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि एक पर्सन है, इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है, बाहर से इंडिया में विजिट कर रहा है, उसकी टोटल इनकम जो है 25 लाख रुपए है, इंडिया में 185 डेज रहा वो, तो क्या वो डीम्ड RNOR बनेगा या उस केस में मुझे एडिशनल कंडीशन चेक करनी पड़ेगी? सर वो डीम्ड RNOR भी बन जाएगा और हमको वो एडिशनल कंडीशनर भी चेक करनी पड़ेगी जो हैं? 365 डेज वाला है। ये कैसी कैसी बातें कर रहे हो सब? और मैंने क्लास के अंदर भी बोला था सारे बच्चे एग्जीक्यूटिव की पहले तो मार्कशीट भेजेंगे मुझे, कि क्लियर भी हो, या वैसे ही प्रोफेशनल की कोचिंग लेना स्टार्ट कर दिया सबने। भाई शौक होता है ना कई बार यार, प्रोफेशनल की कोचिंग लेके तो देखें उसमें क्या पढ़ने को मिलता है। नालायक, मैं किस बच्चे से पूछूं तो मुझे सही आंसर दे। नैन्सी, सर एक बार क्वेश्चन से रिपीट कर दीजिए। चलो मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन सुन लो ध्यान से। मैं इतनी तेज बोल नहीं रहा, आराम से बोलता हूँ। एक इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है, बाहर से इंडिया में विजिट कर रहा है, उसकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स वाली इनकम को छोड़ के 25 लाख रुपए है, इंडिया में 185 डेज रहा,
तो क्या वो डीम्ड आरएनओआर बनेगा या उस केस में एडिशनल कंडीशन चेक करनी पड़ेंगी? जी शिवानी अब बताओ। यार ये क्या मतलब है शिवानी? कहाँ हाँ गया बच्चा? सर। हाँ बताओ। ये क्लास YouTube पे जानी है और सब बच्चे नोट कर रहे हैं, क्लास में बच्चों के नाम देखना। और मेरे को लग रहा है नाम मेरा ही खराब होगा, वैसे YouTube पे डालूं या ना डालूं, मेरे को ये थोड़ा डर लग रहा है। सर 120 डेज का सर चेक करेंगे इसमें। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ रेजिडेंट तो वो बन ही गया। हाँ सर। जब वो 185 डेज रहा नालायक, वो तो रेजिडेंट तो बन ही गया। मैं कह रहा हूँ डीम्ड आरएनओआर बनेगा या एडिशनल कंडीशन चेक करनी पड़ेंगी आरओआर या आरएनओआर के लिए। चलो जी मैं पूछता हूँ जी धारा। जी धारा। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। हाँ जी गुड इवनिंग तो आ गई। गुड इवनिंग, पहले आंसर बताओ। हाँ सर, वो एडिशनल कंडीशन चेक करेंगे क्योंकि वो एडिशनल रुको तो सही, एडिशनल कंडीशन चेक करेंगे या डीम्ड आरएनओआर बनेगा? एडिशनल कंडीशन चेक करेंगे क्यों? क्योंकि उसमें 120 डेज और मोर बट लेस देन 182 डेज बोला था, तभी वो डीम्ड आरएनआर बनेगा, नहीं तो फिर एडिशनल कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। एक बार दोबारा बोलना, आपने क्या लाइन बोली है उससे पहले? 120 डेज और मोर बट लेस देन 182 डेज। यस एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया धारा ने पॉइंट बोला कि उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कोई पर्सन 120 डेज और मोर है बट 182 डेज से कम है, उस केस में वो डीम्ड आरएनआर बनेगा। अगर वो 182 डेज और मोर वाली कंडीशन सेटिस्फाइड कर देता है तो फिर वो नॉर्मल कंडीशन सेटिस्फाइड कर चुका है, उस केस में वो डीम्ड आरएनआर नहीं बनेगा, उस केस में एडिशनल कंडीशन देखनी पड़ेगी। देखो ओमकार कह रहा है ऐसा कहां लिखा हुआ है? नालायक नोट्स देखो एक बार नोट्स मैं आपको दिखाता हूं, इधर देखो ध्यान से, एक बार अब नोट्स देखना ऐसा कहां लिखा हुआ है। ये देखो इधर, अब यहां पे ध्यान दो, ये क्या लिखा हुआ है? इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन विजिट इन इंडिया फॉर 120 डेज और मोर बट लेस देन 182 डेज और मोर। मतलब अगर लेस देन 182 डेज होंगे उस केस में डीम्ड आरएनआर बनेगा। अगर 182 डेज और मोर हो जाएंगे तो फिर तो वो नॉर्मल कंडीशन में सेटिस्फाइड हो गया, उस केस में आपको एडिशनल कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, बस ये बात ध्यान देना। और नालायको एक बात बताओ, मैंने आपको यहाँ पे एक डायग्राम बनवाया था, कहाँ पे गया वो डायग्राम? बच्चे ने बनाया नहीं बनाया? मेरे ख्याल से मैंने एक डायग्राम बनवाया था आपको यहाँ पे, एक मिनट रुकना, ये ऊपर ही तो बनवाया था मैंने। सर उस चार्ट के बाद होगा जिसमें मैंने सारे केस लिखवाए थे। हाँ ये तो रहा, ये कहाँ पे गया? ये रहा, इस हाँ ये सॉरी बच्चे, उसमें पैराग्राफ फॉर्म में लिखवाया था। अब देखो यहाँ पे, हाँ जी एक सेकंड रुकना, बस एक सेकंड, ये जो सिर्फ एक सेकंड रुक जाओ, सिर्फ एक सेकंड रुक जाओ। अब यहाँ पे एक बार चेक करो, देखो मैंने क्या कहा है कि पहली बात तो हर केस में एडिशनल कंडीशन चेक करनी है, दो केस छोड़ के। सबसे पहला केस तो ये वाला कि अगर कोई इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है, इंडिया में विजिट कर रहा है और 120 डेज और मोर है बट लेस देन 182 डेज है, एक तो उस केस में क्या बन जाएगा? डीम्ड आरएनओआर। और जहां पे वो डीम्ड रेजिडेंट बनेगा 61A में, उस केस में भी क्या बनेगा? डीम्ड आरएनओआर। बाकी सब केस में उसको एडिशनल कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। तो मैं कहना पता क्या चाह रहा हूं, अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना जी, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, इधर देखो ध्यान से। एक तो मान लो 3 केस तो हमारे वो थे जिसमें हम चेक करते थे 182 डेज और मोर, अगर आपको ध्यान आ रहा हो, ठीक है। उसके बाद फिर 4th केस था हमारा और फिर हमारा 5th केस था। 4th केस में ना, 4th केस में दो कंडीशन होती थी, या तो मैं सेटिस्फाइड कर दूं 182 डेज और मोर, या मैं सेटिस्फाइड कर दूं 120 डेज और मोर प्लस में पिछले 4 साल में 365 दिन या उससे ज्यादा, यही था ना। और 5th केस में क्या था कि चाहे तुम एक दिन भी नहीं रहे तो भी तुम डीम्ड रेजिडेंट बन जाओगे। अब बहुत ध्यान सुनना, गवर्नमेंट कह रही है विवेक, पहली बात तो ना इन पांचों केस को छोड़ के कोई भी केस होगा इन पांचों केस को छोड़ के, उस केस में एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तब वो आरओआर बनेगा। पहली बात तो ये, मतलब इन पांचों केस को छोड़ के कोई भी केस होगा, एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड होना जरूरी है आरओआर के लिए। ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद अगर बात करते हैं इन पांचों केस की, इन पांचों केस में से
ये 3 केस ऐसे हैं, ये भी ROR तब बनेंगे जब ये दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड करेंगे। इन 5 को छोड़ के कोई भी केस होगा वो ROR कब बनेंगे, जब एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड करेंगे। अगर मैं इन 5 केस की बात करूंगा, इन 5 में 3 केस जो ये पहले वाले हैं ये भी ROR तब बनेंगे जब 2 एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड करेंगे। अब आ जाओ फोर्थ केस में। फोर्थ केस में 2 केस हैं, एक तो 182 डेज वाला और एक 120 डेज वाला। अब गवर्नमेंट कह रही है अगर वो रेजिडेंट बनता है ना 182 डेज की वजह से, अगर वो रेजिडेंट बनता है 182 डेज की वजह से, फिर तो ये मान लो वो नॉर्मल कंडीशन सेटिस्फाइड कर चुका है, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड कर चुका है, इसलिए उसके ROR के लिए 2 एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। बट अगर वो रेजिडेंट बना है 120 डेज और मोर है बट 182 से कम है और पिछले 4 साल में 365 दिन है, अगर वो इस वजह से रेजिडेंट बने ना तो उसको डायरेक्टली तुम NOR वाली कैटेगरी में डाल दो, बस ये बात ध्यान देना। और ऐसे ही अगर वो रेजिडेंट बना है 5th केस में, डीम्ड रेजिडेंट वाले केस में, तो भी उसको डायरेक्टली NOR वाली कैटेगरी में डाल दो, ये बात ध्यान दो। तो बस ये बात ध्यान देना जी, डीम्ड NOR वाली कैटेगरी में एक तो 5th केस जाएगा और एक 4th केस का वो हिस्सा जाएगा जो 120 डेज और मोर वाला है। जो 182 डेज और मोर वाला है ना, अगर उसमें आप रेजिडेंट बन जाते हो तो फिर दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड करोगे तब ROR में कवर होगे, नहीं तो नहीं कवर होगे जी। अब मैं 2-3 बातें आपसे पूछता हूं जी। अब किसी बच्चे का बीच में आवाज आ रही थी जी, मिताली। सर ये जो आपने लिखा है ना उधर डीम्ड RNOR, तो विजिटेड इंडिया फॉर 120 डेज और मोर बट लेस देन 182 डेज और मोर, तो उधर और मोर नहीं आना चाहिए। और मोर का मतलब वो है 182 डेज वाली कंडीशन की जो बात कर, मतलब 182 डेज से कम की बात कर रहे हैं, तो वो और मोर नहीं आएगा। हाँ, और मोर नहीं आएगा, वहां पे आएगा लेस देन 182 डेज। लेस देन सर एक एक करके यार, एक एक करके। हाँ ध्वनित जी। सर एक केस नंबर 4 जो है ना वो वापस समझाओ ना, उसमें 182 डेज वाला तो ओल्ड लॉ है ना, तो उसको क्यों चेक करने का सर, न्यू लॉ ही चेक करने का ना। मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे सोनू, जो 182 डेज है वो तो कंडीशन एज इट इज है ही है, वो तो गवर्नमेंट कह रही है, उसको तो हटाया ही नहीं है हमने, वो तो है ही है, मतलब वो तो हर केस में ही है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, क्योंकि 182 डेज तो आपकी ऑलवेज कंडीशन रहेगी ही रहेगी। गवर्नमेंट कह रही है जो 60 दिन थे ना, 60 दिन, उसको रिप्लेस किया 120 डेज में। अच्छा अच्छा, हाँ, मतलब 60 दिन को रिप्लेस किया 120 में, ना कि 182 को रिप्लेस किया 120 में। अच्छा सर, मेरे को लगा ओल्ड लॉ इसलिए अमेंडमेंट आया, न्यू लॉ ही प्रीफर करने। नहीं नहीं नहीं, मतलब 120 तो एज इट इज रहेगी, उसके साथ में गवर्नमेंट कह रही है 120 डेज वाली एक और कंडीशन है। ओके सर, थैंक यू सर जी। अब कोई बच्चे का अगर हो यहाँ पे तो बताओ, नहीं तो फिर आगे बढ़ें जी। बिल्कुल दिमाग में क्लैरिटी हो गई, अब तो कोई डाउट नहीं आएगा ना मेरे ख्याल से। ठीक है, अब डीम्ड RNOR वाली कैटेगरी बिल्कुल परफेक्ट समझ में आ गई। चलो जी, इधर देखो ध्यान से, अब चलते हैं वापसी जी। अब यहाँ पे आ जाओ जी। अब ये हमारा हो गया डीम्ड RNOR वाला केस हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे ये मैंने कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाए थे, अगर आपको ध्यान आ रहा हो जी। ये सारे के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे, हमने काफ़ी क्लास में प्रैक्टिस किए थे कि फॉरेन सोर्स वाली इनकम कैसे निकालते हैं। फॉरेन, अच्छा एक बात मैं पूछना चाहता हूँ जी, मैं पूछना चाहता हूँ किस बच्चे से पूछूँ, नाम 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 बच्चा है करण जी। करण, अपना माइक ऑन करना। यस सर। करण, मेरे को ये बताओ फॉरेन सोर्स वाली इनकम में कौन सी इनकम काउंट नहीं करते? जो 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 इनकम अपन ने इंडिया के बाहर रिसीव करी है, इनकम इंडिया से बाहर रिसीव की है। हाँ, देख के नहीं बताना ना ना। नहीं सर, देख के नहीं बताया सर, बुक नहीं है जी। बताओ फॉरेन जो सोर्स वाली इनकम इनकम में। हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर, जो इनकम एक्रूअरेज इंडिया में होती है उसको इंडिया में कंसीडर करेंगे, और जो इनकम रिसीव इंडिया में करी उसको इंडिया में कंसीडर करेंगे, और जो इनकम आउटसाइड इंडिया रिसीव करी है तो उसको आउटसाइड इंडिया में कंसीडर करेंगे। नहीं नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे मान लो मैंने कहा था फॉरेन सोर्स की इनकम में वो इनकम आती है जो अराइज आउटसाइड इंडिया है नॉर्मली, बट कुछ इनकम ऐसी होती हैं जो आपने बाहर कमाई हैं फिर भी उसको फॉरेन सोर्स की इनकम में काउंट नहीं करते। वो मुझे बताएगी नैन्सी। नैन्सी, माइक ऑन करो जी। नैन्सी, आपकी आवाज नहीं आ रही। यस सर। जी, मैं कोई बताओ फॉरेन सोर्स की इनकम ऐसी कौन सी इनकम है जो हम काउंट नहीं करते? यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।
हेलो 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 हेलो। सर, अब आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। आपके बार मेरे को लग रहा है घूम के आ रही है सर, 3-4 किलोमीटर आराम से। इनकम डीम्ड और accrue। हेलो हाँ जी हाँ जी जी। सर, इनकम डीम्ड और accrue और अराइज। हेलो हाँ हेलो 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 हेलो। सर, इनकम डीम्ड और accrue और अराइज इन इंडिया। हाँ ठीक है। हेलो हाँ जी इनकम हेलो हेलो। रिसीव्ड और accrue और अराइज इन इंडिया हाँ जी एंड ठीक है। बिजनेस कंट्रोल्ड इन इंडिया एंड एम्प्लॉयमेंट पर्पस। नहीं 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 नहीं, मेरे को कोई क्लियर बताए। मैं चाहता हूँ नमन, नमन आप बताओ। यस सर। जी। सर फॉरेन सोर्स में सर वो इनकम इंक्लूड नहीं करते हैं जो मतलब इनकम अराइज आउटसाइड इंडिया बट बिजनेस एंड प्रोफेशन या तो कंट्रोल्ड इंडिया में या सेटअप इंडिया में हो, और या फिर जो सेक्शन 9 में डीम्ड इनकम मतलब जो बताते हैं इंडिया में मतलब कमाई मान ली जाएगी सर। बहुत बढ़िया, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि फॉरेन सोर्स की इनकम में नॉर्मली वो सारी इनकम काउंट करेंगे जो आपने बाहर कमाई है, बट ऐसी हाँ। इनकम जो बाहर कमाई है उसका अगर बिजनेस कंट्रोल इंडिया में है या प्रोफेशन अगर इंडिया में सेटअप है वो काउंट नहीं करेंगे। ये तो सेक्शन 9 में इनकम डीम टू बी अराइज इन इंडिया कवर हो जाएंगी, उसको भी काउंट नहीं करेंगे। यस सर यस सर। परफेक्ट है जी, बिल्कुल परफेक्ट है। इधर देखो ध्यान से, देखो वही उसके बेस पे ना हमने यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन किए थे, ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन आपने क्लास में किए हुए हैं, आई थिंक इस क्वेश्चन में आपको डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है। और ये कंप्लीट करने के बाद फिर हमने यहाँ पे एक डेफिनेशन की थी इंडियन ओरिजिन की। अब एक बार चेक करो इंडियन ओरिजिन किसे कहते हैं जी। इंडियन ओरिजिन मैंने कहा था कि अगर मैं मेरे पेरेंट्स में से कोई भी एक या मेरे ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई भी एक अगर अनडिवाइड इंडिया में मतलब 1947 से पहले अगर बर्थ था, उसमें दादा दादी नाना नानी भी कवर हो जाएंगे, तो वो क्या बन जाएगा, इंडियन ओरिजिन का पर्सन बन जाएगा। अच्छा, इंडियन सिटीजन किसे कहते हैं, उसकी 3 कैटेगरी मैंने बताई थी। अगर किसी पर्सन का बर्थ हुआ है 26 जनवरी 1950 के बाद बट 1 जुलाई 1987 से पहले, उस केस में वो क्या बन जाएगा जी, बाय बर्थ ही इंडियन सिटीजन बन जाएगा। और अगर किसी का बर्थ इस डेट के बाद हुआ है बट 3 दिसंबर 2004 से पहले हुआ है, तो उसके पेरेंट्स में से कोई भी एक अगर इंडियन सिटीजन होगा तब इंडियन सिटीजन बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। मेरे ख्याल से हम जितने बच्चे बैठे हैं हम इसी कैटेगरी में कवर हो रहे हैं, ठीक है। कोई 1987 ओ सॉरी मेरे ख्याल से हम सेकंड कैटेगरी में आ रहे हैं ना, आई थिंक 2004 से पहले के ही हैं सब, या 2004 के बाद का कोई बच्चा बैठा हो जी, 2004 के बाद का कोई बच्चा बैठा हो, कोई ऐसा तो नहीं है ना। मतलब 2004 से पहले के हैं और 1987 के, मेरी तरफ क्या देख रहे हो नालायकों, मैं 1987 के बाद का ही हूँ और 2004 के बीच का ही हूँ, इधर देखो ध्यान से, ठीक है। तो उसमें कब बनेंगे नहीं, अगर पेरेंट्स में से कोई भी एक अगर इंडियन सिटीजन होगा, उसके बाद अगर किसी का बर्थ 2004 के बाद हुआ है और टिल डेट तक, तो फिर दोनों मतलब मम्मी पापा अगर दोनों ही इंडियन सिटीजन होंगे बर्थ के टाइम पर, तब वो इंडियन सिटीजन बनेगा, नहीं तो वो इंडियन सिटीजन नहीं बनेगा जी, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे किसके थे, इंडिविजुअल के थे। अब ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट करने के बाद ना अगला फिर हमने किया रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अदर एसएससी। अदर में कौन कवर होंगे जी, इंडिविजुअल में इसको छोड़ के एचयूएफ, एओपी और एजेपी ये कवर हो जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे ना गवर्नमेंट ये बात कहती है कि वो रेजिडेंट तब बनेंगे अगर उनका थोड़ा सा भी कंट्रोल या सारा कंट्रोल अगर इंडिया में होगा, तब तो वो बन जाएंगे रेजिडेंट। और अगर इनका सारा कंट्रोल इंडिया से बाहर होगा ना, फिर बन जाएंगे नॉन रेजिडेंट। बट एक बात ध्यान देना जी, एक बात यहाँ पे ध्यान देना, अब यहाँ पे जो एचएफ वाली कैटेगरी है वो एक ऐसी कैटेगरी है जो आरओआर भी बनेगी, आरएनओआर भी बनेगी। बट मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि एचएफ का रेजिडेंट बनना या नॉन रेजिडेंट बनना वो कंट्रोल पे डिपेंड करेगा, एचएफ का आरओआर बनना या आरएनओआर बनना उसके कर्ता पे डिपेंड करेगा। अगर कर्ता दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा, दोबारा बोल रहा हूँ जी, अगर कर्ता दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा, उस केस में एचएफ बन जाएगी आरओआर, और अगर कर्ता एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करेगा, उस केस में एचएफ क्या बन जाएगी, आरएनओआर। बस ये बात ध्यान दो। और इंडिविजुअल और एचएफ को छोड़ के बाकी जो पर्सन होंगे ना, या तो वो रेजिडेंट वाली कैटेगरी में कवर होंगे या वो नॉन रेजिडेंट वाली कैटेगरी में कवर होंगे जी, ठीक है। मतलब चाहे वो फर्म की बात करूंगा, चाहे एओपी बीआई की बात करूं, चाहे मैं कंपनी की बात करूं, या तो वो रेजिडेंट बनेंगे या वो नॉन रेजिडेंट बनेंगे। आरओआर वाली कैटेगरी और आरएनओआर वाली कैटेगरी वो सिर्फ इंडिविजुअल में होगी और एचयूएफ में होगी जी, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे एक बार चेक करो, देखो वही लिखा हुआ है कि कर्ता सेटिस्फाइड करेगा और इंडिविजुअल एचएफ को छोड़ के जो भी होंगे या तो वो रेजिडेंट बनेंगे या वो नॉन रेजिडेंट बनेंगे। ये बात हमने यहाँ पे लिखी हुई है। अब मेन जो पॉइंट है वो हमें स्टेटस निकालना है कंपनी का। कंपनी वाले केस में 2 केस होंगे जी, एक तो कंपनी होगी डोमेस्टिक कंपनी, वो तो हमेशा रेजिडेंट होगी जी। एक कंपनी फॉरेन कंपनी होगी, उसके 2 केस होंगे जी।
या तो उसकी टर्नओवर 50 करोड़ तक होगी या 50 करोड़ से ज़्यादा होगी। अब अगर टर्नओवर 50 करोड़ तक है तो गवर्नमेंट कह रही है उस केस में तो ना वो कंपनी हमेशा ही एनआर बनेगी। अगर किसी फॉरेन कंपनी की टर्नओवर 50 करोड़ तक है उस केस में हमेशा ही वो एनआर बनेगी। बट अगर किसी फॉरेन कंपनी की टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा है उस केस में कॉन्सेप्ट लगेगा पोयम का। और पोयम कॉन्सेप्ट ये बात कहता है कि अगर उसकी पोयम इंडिया में होगी तब तो बनेगी रेजिडेंट, और अगर पोयम इंडिया से बाहर होगी तो क्या बनेगी, नॉन रेजिडेंट। अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि पोयम हम कैसे निकालते हैं। तो याद करो मैंने क्लास में पोयम की गाइडलाइंस आपको बताई थी। उस गाइडलाइंस के अंदर मैंने कहा था कि गवर्नमेंट ये बात कहती है हम फॉरेन कंपनी जिसकी टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है उसकी प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया से बाहर किस तरह से कैलकुलेट करेंगे वो बताएंगे, ये बात ध्यान देना। और याद करो जी पोयम गाइडलाइंस में ना सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये निकल के आता है कि आपका एक्टिव बिजनेस, प्लीज ध्यान सुना जी, आपका जो एक्टिव बिजनेस है अगर वो इंडिया से बाहर है या सॉरी एंड है, अगर एक्टिव बिजनेस इंडिया से बाहर है और आपकी मेजोरिटी बोर्ड मीटिंग इंडिया से बाहर हो रही है, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो आपकी पोयम इंडिया से बाहर मान ली जाएगी। मतलब गवर्नमेंट हमें ये नहीं बता रही कि पोयम इंडिया में कब मानेंगे, वो कह रहे हैं अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी ना फिर आपकी पोयम इंडिया से बाहर मान लेंगे। बात ध्यान दो, सबसे पहली कंडीशन एक्टिव बिजनेस उस कंपनी का इंडिया से बाहर होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन उस कंपनी की जो मेजर बोर्ड मीटिंग होगी वो इंडिया से बाहर होनी चाहिए। अब एक्टिव बिजनेस इंडिया से बाहर है या नहीं, याद करो उसके लिए 4 कंडीशन थी। गवर्नमेंट कहती है फॉरेन कंपनी का एक्टिव बिजनेस इंडिया से बाहर मान लेंगे कब, अगर वो 4 कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा। पहली कंडीशन क्या थी, याद करने की कोशिश करो। पहली कंडीशन उसकी पैसिव इनकम उसकी टोटल इनकम के 50% से ज़्यादा ना हो। सेकेंड कंडीशन उसकी जो इंडिया में एसेट्स हैं और जो बाहर एसेट्स हैं, इंडिया में जो एसेट्स हैं लेस देन 50% एसेट्स उसकी इंडिया में होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन ये थी उसके टोटल एम्प्लॉय जो हैं उसका लेस देन 50% इंडिया में होनी चाहिए, और जो इंडिया में एम्प्लॉय हैं उस पर होने वाला खर्चा उसके टोटल खर्चे के 50% से कम होना चाहिए। मैं दोबारा बोलूँगा 4 कंडीशन। पहली कंडीशन गवर्नमेंट ये बात कहती है जो उसकी पैसिव इनकम है उसकी टोटल इनकम के 50% तक होनी चाहिए। सेकेंड कंडीशन उसकी जो इंडिया में एसेट्स हैं वो टोटल एसेट्स के लेस देन 50% होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन गवर्नमेंट कहती है जो एम्प्लॉय हैं टोटल उसके लेस देन 50% इंडिया में होनी चाहिए, और जो एम्प्लॉय इंडिया में हैं उस पर होने वाला खर्चा टोटल खर्चे के 50% से कम होना चाहिए। अब अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तब तो आप मानोगे एक्टिव बिजनेस इंडिया से बाहर है, नहीं आप मानोगे एक्टिव बिजनेस इंडिया से बाहर नहीं है। फिर याद करो मैंने क्लास में कहा था री ये जो आपकी पैसिव इनकम है, इस पैसिव इनकम का मतलब क्या होता है। पैसिव इनकम मींस ऐसी इनकम जो इनकम अराइज की है सेल एंड परचेज, याद करो जी, सेल एंड परचेज फ्रॉम एंड टू एसोसिएटेड एंटरप्राइज। मतलब अगर मैंने एसोसिएटेड एंटरप्राइज से परचेज करके अगर एसोसिएट एंटरप्राइज को ही सेल की है उससे आने वाली इनकम जो होगी वो पैसिव इनकम होगी। एक तो ये, और दूसरी जो आपकी इंटरेस्ट की इनकम है, डिविडेंड की इनकम है, रॉयल्टी की इनकम है, कैपिटल गेन की इनकम है, रेंटल इनकम है, ये इनकम किस में आएगी, पैसिव इनकम में आएगी। अब जो भी आपकी पैसिव इनकम होगी आपको टोटल इनकम दी होगी, आप चेक करो आपकी पैसिव इनकम आपके टोटल इनकम के कितने % है। अगर 50% तक है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर पैसिव इनकम आपकी 50% से ज़्यादा है तो कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड नहीं होगी। इट मीन्स आपका एक्टिव बिजनेस होगा वो इंडिया से बाहर नहीं होगा, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। ठीक है, देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ये देखो ये पहला इनकम फ्रॉम द ट्रांजैक्शन वेयर बोथ द परचेज एंड सेल इज फ्रॉम और टू एंड एसोसिएटेड एंटरप्राइज, पहला ये, और दूसरा फिर आपका आ गया रॉयल्टी आ गया, डिविडेंड आ गया, कैपिटल गेन आ गया, इंटरेस्ट आ गया, रेंटल इनकम आ गया, ये आपकी पैसिव इनकम बनेगी। बट हाँ एक बात और ध्यान देना जी, जिसका काम ही, ध्यान सुना, जिसका काम ही लोन है, मतलब जिसका काम ही लेंडिंग का है, उस केस में इंटरेस्ट की इनकम क्या बनेगी, एक्टिव इनकम बनेगी, तो वो इनकम पैसिव इनकम में काउंट नहीं होगी। आज जैसे मान लो बैंक वालों की बात करूंगा, अब बैंक वालों के लिए इंटरेस्ट क्या है, ऑब्वियस बात है एक्टिव इनकम है। किसी का काम ही अगर लोन देने का है, कोई कंपनी लेंडिंग कंपनी है, उसकी इंटरेस्ट इनकम क्या होगी, एक्टिव इनकम होगी ना। तो गवर्नमेंट कह रही है उस केस में ये इनकम जो होगी पैसिव इनकम में काउंट नहीं होगी, ये इनकम काउंट होगी एक्टिव इनकम में। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अगर आपको ध्यान आ रहा हो, मैंने क्लास में करवाया था, देखो इसमें मैंने रॉयल्टी की इनकम भी दी थी, इंटरेस्ट भी था, डिविडेंड भी था, अदर इनकम भी थी, एसेट्स भी थी, एम्प्लॉय भी थे, एक्सपेंडिचर भी थे। आपने कहा था पैसिव इनकम, ये वाली देखो, ये ऊपर वाली इनकम जो है, ये तीनों की तीनों रॉयल्टी, इंटरेस्ट, डिविडेंड, ये आपकी इनकम बन गई पैसिव।
फिर मैंने कहा था आप टोटल इनकम निकाल लो, इन सबको जोड़ के टोटल इनकम निकाल लो, और जो पैसिव इनकम होगी वो कितने परसेंट है टोटल इनकम के वो चेक कर लो। फिर देखो अब यहाँ पे 55 लाख एसेट्स हैं बाहर, 45 इंडिया में। अब टोटल हो गई कितनी, 100 हो गई ना। तो अगर 100 टोटल हैं, 45 इंडिया में, तो लेस देन 50%। ऐसे अगर टोटल एम्प्लॉई 100 हैं, इंडिया में 40 हैं, लेस देन 50%। और जो इंडिया में खर्चा हो रहा है उस एम्प्लॉई पे 3 लाख है और बाहर हो रहा है 5 लाख, टोटल खर्चा कितना हो गया, 8 लाख। अब अगर 8 लाख टोटल है, इंडिया में होने वाला खर्चा 3 लाख है, तो लेस देन 50% है। सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हैं। इट मीन्स एक्टिव बिजनेस इटका इंडिया से बाहर है। अब जैसे एक्टिव बिजनेस बाहर है, अब हमें क्या चेक करना है, उसकी बोर्ड मीटिंग कहाँ है। अगर मेजर बोर्ड मीटिंग भी इंडिया से बाहर होगी ना, फिर बन गई पोयम इंडिया से बाहर, और जहां पोयम इंडिया से बाहर बनेगी उस केस में गवर्नमेंट कहती है वो बन जाएगी एनआर, उसकी टैक्सेबिलिटी एनआर की तरह करोगे। ठीक है, तो आपके एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन ना सीए फाइनल के एग्जाम में इस तरह का बन चुका है, आपके प्रोफेशनल में नहीं कभी बना, बट सीए फाइनल के अंदर बन चुका है। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से करना। यहां आप गलती पता क्या करोगे, आप गलती ये ना कर लो कि पैसिव इनकम सिर्फ इंडिया की ना ले लो, क्योंकि लॉ में कहीं ये नहीं लिखा कि पैसिव इनकम इन इंडिया। वो ये बात कह रहे हैं जितनी टोटल पैसिव इनकम है वो टोटल इनकम के 50% तक होनी चाहिए। मतलब ये पैसिव इनकम ये भी काउंट करनी है, ये भी काउंट करनी है, ये टोटल पैसिव इनकम है, ये टोटल इनकम के 50% तक है, तो कंडीशन फर्स्ट जो होगी वो सेटिस्फाइड हो जाएगी। बस ये बात ध्यान देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन फिर आपने एक और यहाँ पे किया हुआ है, ये हमने क्लास में क्वेश्चन किया था री। अब यहाँ पे ना एक पॉइंट मैंने और लिखवाया था, मेरे ख्याल से बच्चे ने लिखा या नहीं लिखा। मैंने कहा था कि अगर आपका एक्टिव बिजनेस इंडिया से बाहर नहीं होगा तो उस केस में 2 स्टेप प्रोसेस होगा, मतलब 2 स्टेप प्रोसेस होगा। बच्चे ने लिखा ही नहीं, सेक्शन 5 स्टार्ट कर दिया। कोई बताएगा वो 2 सर वो आपने बुक में ही अंडरलाइन करवाया था। सर बुक में अंडरलाइन करा सर, हाँ है नहीं सर, हमारे नोट्स में भी लिखवाया था मैंने। वैसे कोई बताएगा मुझे 2 स्टेप प्रोसेस क्या था? तृप्ति बताओगे? यस सर। तृप्ति? यस सर। तृप्ति? हेलो, हाँ बताओगे 2 स्टेप प्रोसेस क्या था? हेलो। हाँ जी, हेलो हेलो हेलो। सर मेरे को याद नहीं है अभी। नालायक, मेरे को कौन बताएगा? प्रियंका, प्रियंका जी बताओगे? नमन बताएगा, चलो नमन बताएगा। नमन कह रहा है मैं बताऊंगा। जी नमन। सर मतलब डिसीजन कौन ले रहा है और डिसीजन कहाँ से ले रहा है, ये 2 थी। मतलब डिसीजन कौन ले रहा है और डिसीजन कहाँ से ले रहा है, मतलब प्लेस कौन सी उसकी डिसीजन लेने की। बिल्कुल सही बात है। मतलब इसके बेस पे फिर हम चेक करेंगे, ठीक है, कि पोएम कहाँ से निकल के आ रही है, उसके बेस पे फिर हम स्टेटस कैलकुलेट कर लेंगे। यस सर, यही। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अच्छा आप प्लीज ध्यान सुनना जी। अब मेरा क्वेश्चन है सुरभि से। अब चेक करता हूँ ना कि अभी तक जो हमने पढ़ा क्या समझ में आया। सुरभि एक बार माइक ऑन करो। मेरे को ये बताओ, जो मैंने 4 कंडीशन आपको बताई थी कि एक्टिव बिजनेस इंडिया से बाहर मान लेंगे, वो 4 कंडीशन कौन सी है? सर फर्स्ट कंडीशन है कि जो पैसिव इनकम है वो टोटल पैसिव इनकम नॉट लेस देन 50% होनी चाहिए, मतलब 50% तक होनी चाहिए। सेकंड है कि जो टोटल एसेट्स हैं वो लेस देन 50% इंडिया में होने चाहिए। उसके बाद जो टोटल एम्प्लॉयज हैं वो लेस देन 50% इंडिया में होने चाहिए, और जो पेरोल है उनका एक्सपेंस है, टोटल एक्सपेंस, उसका लेस देन 50% इंडिया में होना चाहिए। और अगर ये चारों कंडीशन है तो मतलब एक्टिव बिजनेस बाहर है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया जी। मेरा अगला क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन है जी चिराग। चिराग एक बार अपना माइक ऑन करना यार। चिराग जी, मेरे को ये बताओ, आपका जो पैसिव इनकम है उस पैसिव इनकम में कौन कौन सी इनकम काउंट करते हैं? सर डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम। रुको रुको, ये कैसी कैसी आवाज आ रही है? हाँ अब बोलो। इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, इनकम आएगा। रुको 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 रुको, आपके माइक में कोई दिक्कत है, इसमें प्रॉब्लम आ रही है। मैं पूछता हूँ हर्ष। हर्ष? यस सर। जी मेरे को बताओ पैसिव इनकम में कौन कौन सी इनकम आएगी? सर पैसिव इनकम जो है वो एग्रीगेट होता है इनकम का, जितने भी हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं परचेज एंड सेल के विद द एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, एंड इनकम जो रॉयल्टी से हमको आ रही है, डिविडेंड, कैपिटल गेन, इंटरेस्ट, रेंटल इनकम। और इंटरेस्ट की इनकम जो है जब बैंक और एफआईज का केस होता है तब हम काउंट नहीं करते हैं,
बहुत बढ़िया। और ये जो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है एसोसिएटेड एंटरप्राइज, क्या ये हमने कहीं पढ़ा है वैसे? यस सर, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस का जो हमने अभी वो देखा था, गार के प्रोविजन देखे थे, वहां पे भी एक बार मेंशन आया था, और ट्रांसफर प्राइसिंग में भी ये रहता है। यस यस। और टीपी में याद है सेक्शन नंबर क्या था? सर एक्चुअली ना मैं अभी पीछे चल रहा हूँ, मतलब मैंने लेक्चर्स को देखे ही नहीं है अभी। अच्छा, सर 92B, नालायक 92A, 92 कैपिटल ए, 92 कैपिटल अच्छा। ए था 12 conditions। एंटरप्राइज का। ठीक है, चलो री, बहुत बढ़िया। मतलब याद है ना आपको टीपी का 92A? ठीक है री, चलो इधर सुना ध्यान से। अब यहाँ पे ये तो हमारी चीज़ें हो गई कि हम स्टेटस कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद ना फिर हमारा अगला सेक्शन नंबर 5 था स्कोप ऑफ टोटल इनकम का। उसके अंदर बिल्कुल सिंपल सा फंड है, आपकी टोटल इनकम किस तरह से कैलकुलेट करनी है। तो गवर्नमेंट ये बात कहते हैं कि अगर आप आर ओ फिर तो आपकी सारी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होंगी, चाहे कहीं पर भी कमाई है, कहीं पर भी रिसीव की है, वो सारी की सारी इनकम टैक्सेबल हो जाएंगी। अगर आप एनआर हो तो दो इनकम टैक्सेबल होंगी, एक तो अराइज इन इंडिया टैक्सेबल, रिसीव इन इंडिया टैक्सेबल, अराइज आउटसाइड इंडिया नॉन टैक्सेबल एनआर के हाथ में। आर एनओआर में अराइज इन इंडिया टैक्सेबल, रिसीव्ड इन इंडिया टैक्सेबल, अराइज आउटसाइड इंडिया भी उसमें टैक्सेबल हो सकती है, बट वो तब होगी अगर बिजनेस कंट्रोल या अगर प्रोफेशन इंडिया में सेटअप होगा तो आर एनओआर में टैक्सेबल करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। तो सिंपल सी ये बात ध्यान देना जी, आरओआर में सारी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है, सिर्फ एग्जम्प्टेड इनकम को छोड़ के। आर एनओआर के अंदर भी सारी इनकम टैक्सेबल होगी, बट बाहर वाली इनकम तब होगी अगर बिजनेस कंट्रोल या प्रोफेशन अगर इंडिया में सेटअप है। और एनआर के हाथ में दो ही इनकम टैक्सेबल होंगी, एक तो अराइज इन इंडिया और एक रिसीव इन इंडिया। ये दोनों इनकम जो होंगी वो एनआर के हाथ में टैक्सेबल होंगी जी। ठीक है, ये हमारा सेक्शन नंबर 5 था। अब इसके बेस पे ना, अगर आपको ध्यान आ रहा हो, सेक्शन नंबर 5 के बेस पे हमने क्लास में ये डायग्राम बनवाया था, मतलब ये डायग्राम आपने बनाया होगा जी क्लास के अंदर। अब इसके अंदर ना बस एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान देने वाला है, कौन सा मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये वाला जिसमें तीनों में ही नो आ रहा है, ये कौन सा है देखना, इनकम अर्न एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया बट लेटर ऑन रेमिटी टू इंडिया। ये बात मैंने आपको पहले बताई भी थी कि अगर क्वेश्चन में लेटर ऑन रेमिटी टू इंडिया दिया होगा तो वो किसी के हाथ में भी टैक्सेबल नहीं होगा। मतलब अगर रेमिटेंस सेम ईयर में है तो आप आरओआर में टैक्सेबल करोगे, अगर रेमिटेंस लेटर ईयर में होगी तो फिर वो तीनों में से किसी के हाथ में भी टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है जी। उसके बाद जी पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट हो गए, अगर कोई पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट हैं वो भी तीनों के हाथ में नॉन टैक्सेबल होंगे, यहाँ पर भी नो, यहाँ पर भी नो और यहाँ पर भी नो निकल के आएगा जी। ठीक है, और उसके बाद जो भी आपकी एग्जम्प्टेड इनकम होंगी, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर इनकम। अब अगर एग्रीकल्चर इनकम आपने इंडिया में कमाई है वो क्या है, सेक्शन 10 में एग्जम्प्ट है, और अगर वो सेक्शन 10 में एग्जम्प्ट है तो ना तो वो आरओआर के हाथ में टैक्सेबल होगी और ना ही वो आर एनओआर के हाथ में होगी और ना ही वो एनआर के हाथ में होगी। बस ये बात ध्यान देना। तो मेनली बस ये बात ध्यान दो, आरओआर के हाथ में आपको नॉर्मली सारी इनकम टैक्सेबल करनी होती हैं, ये जो एग्जम्प्टेड इनकम है इसको छोड़ के, पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट को छोड़ के, और जो आपके रेमिटेंस होंगे लेटर ईयर वाले वो भी जो होंगे वो तीनों के हाथ में टैक्सेबल नहीं होंगे। बस ये बात ध्यान देना। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट सेक्शन नंबर 5 के अंदर कवर हो गया था। उसके बाद फिर क्लास में एक सेक्शन नंबर 9 हमने किया था, इनकम डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया। भाई ऐसी कौन कौन सी इनकम है जिसको इंडिया में अराइज किया वो मान लेंगे। सबसे पहली इनकम आती है सैलरी इनकम इफ सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया। ऑब्वियस ही बात है सर, अगर किसी पर्सन ने इंडिया में सर्विस रेंडर्ड की है उसके लिए जो पैसा मिलेगा, गवर्नमेंट कहती है मानो या ना मानो, मानना ही पड़ेगा, वो इनकम इंडिया में कमाई है वो आपके हाथ में टैक्सेबल होगी। सेकंड केस, गवर्नमेंट ये बात कहती है कि अगर सैलरी मिली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, किसको दी है, इंडियन सिटीजन को, और किस पर्पस के लिए, सर्विस रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया। अब अगर किसी पर्सन ने सर्विस इंडिया से बाहर रेंडर्ड की है और वो इंडियन सिटीजन है और पेमेंट करने वाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो गवर्नमेंट करिए उसके हाथ में मानना ही पड़ेगा वो इनकम उसने इंडिया में कमाई है, तो सेक्शन 9 में वो इनकम क्या हो जाएगी जी, टैक्सेबल। तीसरा केस आता है इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया। इसका मतलब क्या है, अगर कोई कैपिटल एसेट आपकी इंडिया में है, या तो वहाँ से आपको नॉर्मल इनकम आ रही है, फॉर एग्जांपल रेंटल इनकम आ रही है, या उसको ट्रांसफर करके अगर कोई इनकम आएगी तो वो इनकम भी इंडिया में अराइज की हुई मानी जाएगी और वो सबके हाथ में टैक्सेबल होगी, क्योंकि सेक्शन 9 जो है वो आरओआर के हाथ में भी लगेगा, आर एनओआर के हाथ में भी लगेगा और एनआर के हाथ में भी लगेगा जी। तो इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया, ये भी सबके हाथ में टैक्सेबल है। अगला है कैपिटल एसेट बीइंग शेयर्स इन ए इंडियन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया deemed to be situated in India if shares derive directly or indirectly its value substantially from the asset located in India। इसका मतलब पता क्या है, ये जो याद करो वोडाफोन का केस जो हमने टैक्स अवॉइडेंस वाले, मेरे ख्याल से अवॉइडेंस में या भी लास्ट में हमने, हाँ एक हमने वोडाफोन वाला केस किया था, उसमें अगर आपको ध्यान आ रहा हो हचिसन हांगकांग और हच इंडिया,
अब हचिसन हांगकांग के 67% शेयर थे हच इंडिया के अंदर। अब सोच के बोला हचिसन हांगकांग की जो वैल्यू थी वो किससे डिराइव हो रही थी? ऑब्वियस सी बात है हच इंडिया से। तो गवर्नमेंट कह रही है अगर हचिसन हांगकांग बिकी है, उसके बिकने से हच इंडिया बिक रही है, तो कहीं ना कहीं उसकी आने वाली इनकम भी वो इंडिया में अराइज की हुई मानोगे और वो भी आपकी टैक्सेबल होगी। बस ये बात ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद ना फिर हमने पॉइंट किया था इंटरेस्ट, रॉयल्टी और फीस वाला। याद करो, इसका मैंने आपको डायग्राम बनवाया था इंटरेस्ट, रॉयल्टी और फीस का। इस केस के अंदर मैंने कहा था कि अगर पेमेंट करने वाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ये डायग्राम देखना जी, ये डायग्राम मैंने बनवाया था कि अगर पेमेंट करने वाली मतलब इंटरेस्ट, रॉयल्टी और फीस अगर पेमेंट करने वाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो फिर पेमेंट लेने वाले के हाथ में हर केस में इनकम डीम टू बी अराइज इन इंडिया मानेंगे। बट मैंने कहा था अगर पेमेंट करने वाली अदर देन गवर्नमेंट है, फिर आप तब मानोगे अगर उसके सोर्स को इंडिया में यूज़ किया होगा। अगर उसके सोर्स को इंडिया में यूज़ किया होगा फिर तो टैक्सेबल करोगे, नहीं तो टैक्सेबल नहीं करोगे। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो रिलायंस कंपनी ने बाहर से कोई लोन लिया, उस लोन पे रिलायंस कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है, वो बाहर वाले के हाथ में इंटरेस्ट टैक्सेबल तब होगा अगर रिलायंस कंपनी उस लोन को इंडिया में यूज़ करेगी। रिलायंस कंपनी ने बाहर से कोई नो हाउ लिया, उसके बदले वो रॉयल्टी पे कर रही है, तो जो उसको रॉयल्टी मिल रही है उसके हाथ में टैक्सेबल तब होगी अगर रिलायंस कंपनी उस नो हाउ को इंडिया में यूज़ करेगी। बट अगर यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लोन लिया होता, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई नो हाउ लिया होता, तो गवर्नमेंट करिए उसके हाथ में सेक्शन 9 हर केस में लगेगा। तो सिंपल सी बात है, पेमेंट करने वाली गवर्नमेंट है तो सेक्शन 9 हर केस में एप्लीकेबल होगा। अगर पेमेंट करने वाली अदर देन गवर्नमेंट होगी तो तब लगेगा, अगर उसके सोर्स को इंडिया में यूज़ किया होगा फिर तो टैक्सेबल करेंगे, नहीं तो टैक्सेबल नहीं करेंगे, ठीक है। एक तो ये पॉइंट हमने किया था इंटरेस्ट, रॉयल्टी और फीस वाला। और फिर एक लास्ट में पॉइंट हमने किया था अगर आपने इनकम इंडिया से बाहर कमाई है, उसका बिजनेस कनेक्शन अगर इंडिया से है तो उस इनकम को इंडिया में कमाया हो मान लोगे, बट 3 केस छोड़ के। याद करो पहला केस क्या था रही, अगर आपने गुड्स परचेज किए हैं एक्सपोर्ट पर्पस के लिए तो गवर्नमेंट करिए उस केस में जो भी इनकम होगी उसको इंडिया में कमाया हुआ नहीं मानेंगे, मतलब वो टैक्सेबल नहीं होगी। सेकंड, गवर्नमेंट कह रही है कलेक्शन ऑफ न्यूज़ इन इंडिया बट ट्रांसमिशन आउटसाइड इंडिया, मतलब अगर कोई न्यूज़ आपने इंडिया से कलेक्ट हुई, उसका ट्रांसमिशन इंडिया से बाहर किया, तो जो भी इनकम अराइज होगी उसको इंडिया में अराइज किया हुआ नहीं मानोगे। तीसरा, गवर्नमेंट कहती है शूटिंग ऑफ फिल्म इन इंडिया एंड ट्रांसमिशन आउटसाइड इंडिया। अब याद करो आज कई मूवीज़ जो है इंडिया वो शूट होती हैं, उसका ट्रांसमिशन इंडिया से बाहर होता है, तो गवर्नमेंट कह रही इनकम डीम टू बी अराइज इन इंडिया नहीं मानोगे, मतलब वो टैक्सेबल नहीं होगी। बस ये बात ध्यान देना। तो इन तीनों केस में बिजनेस कनेक्शन नहीं मानेंगे। इन तीनों केस को छोड़ के कोई भी केस होगा अगर उसका बिजनेस कनेक्शन अगर इंडिया से होगा, सेक्शन 9 वहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। बस ये बात ध्यान दो। तो सेक्शन 9 के ना याद करो, जो क्लास में हमने वो 3 क्वेश्चन दिए थे, जो मैंने आपको घर से करने होमवर्क दिए थे, अगर आपको ध्यान रहा हो बड़े बड़े क्वेश्चन थे इस तरह के, जो हमने मेरे ख्याल से 3-4 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए थे। सेक्शन 9 और 5 को मिक्स होके उस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। वैसे प्रोफेशनल में कभी इतने ऐसे क्वेश्चन बने नहीं आज तक। तो जो इस चैप्टर में से चांसेस हैं, या तो वो पूछ लेगा पोयम की गाइडलाइंस पूछ लेगा, या वो जो इस बार अमेंडमेंट आई हैं डीम्ड रेजिडेंट वाला कॉन्सेप्ट हो गया, या वो दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया 120 डेज वाला, तो क्वेश्चन वहाँ से बनने के चांसेस हैं, ठीक है। बट चैप्टर में से क्वेश्चन कम बनते हैं, बट इट डजंट मीन कि अगर बनते नहीं हमने पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि जो 2 अमेंडमेंट हैं वो दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर बन सकती हैं जी, ठीक है। तो सेक्शन 5 स्कोप ऑफ टोटल इनकम कंप्लीट हुआ। सेक्शन 6 स्टेटस कैसे निकालते हैं कंप्लीट हुआ। सेक्शन 7 आपका सैलरी में आता है। सेक्शन 8 अभी हमारे किसी काम का है नहीं। 9 जो है इनकम डीम टू बी अराइज इन इंडिया, उसमें कौन कौन सी इनकम होगी वो भी हमने कंप्लीट किया जी, ठीक है। अब एक बार मुझे बताओ फटाफट से, मैं आपको यहाँ पे देखता हूँ और उसमें क्या आपके डाउट्स हैं। 1 मिनट रुको जी। अब एक बार हैंड रेस कर दो बस फटाफट से जी, अगर किसी का कोई भी डाउट है जी। 1 मिनट। हेलो। हाँ सृष्टि जी। सर ये हम जो एक्टिव बिजनेस के 4 कंडीशंस है, ठीक है, तो उसमें से जो फर्स्ट कंडीशन है वो मतलब ऐसी क्यों है कि पैसिव इनकम टोटल इनकम की 50% होनी चाहिए? अगर एक कंपनी है वो पैसिव इनकम उसकी ज़्यादा है तो मतलब वो कंडीशन मुझे थोड़ी मतलब समझ में नहीं आई, क्योंकि बाकी 3 मुझे ठीक लगी क्योंकि उनका बिजनेस मतलब इंडिया से रिलेट होता है, एसेट हो गया, एम्प्लॉयज हो गया, बट जो फर्स्ट कंडीशन है वो ऐसी क्यों रखी है? मतलब ऐसी इसलिए रखी है, एक बात मुझे बताओ, अगर मान लो किसी कंपनी की पैसिव इनकम ज़्यादा होगी तो मतलब कंपनी क्या है, वो सोई हुई कंपनी है, मतलब बैठे बैठाई इनकम कमा रही है। अब सोच के हाँ। तो गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है
कि भैया अगर तुम्हारी पैसिव इनकम 50% तक है फिर तो मतलब ये समझ सकते हैं कि भाई तुम्हारी कंपनी एक्टिव बिजनेस भी कर रही है और कुछ इनकम ऐसी है जो उसको नॉर्मल बैठे बिठाए भी आ रही है। बट अगर तुम्हारी कंपनी पैसिव इनकम 50% से भी ज्यादा अर्न कर रही है तो उस केस में हम ये नहीं कह सकते उसकी प्लेस ऑफ इफेक्टिव, मतलब गवर्नमेंट की ना इंटेंशन समझो, गवर्नमेंट उनसे टैक्स लेना चाह रही है या नहीं लेना चाह रही? गवर्नमेंट टैक्स लेना चाह रही है ना, क्योंकि अगर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेना चाहती तो फिर गवर्नमेंट क्या कहती? गवर्नमेंट सिंपल सी बात कहती कि हाँ भाई कंडीशन जो होगी वो 50% वाली एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या बोला कि आपकी पैसिव इनकम जो है वो टोटल इनकम के 50% तक है, फिर तो चलेगा, फिर तो हम ये मान लेंगे चलो भाई तुम्हारा एक्टिव बिजनेस जो है वो इंडिया से बाहर है। बट अगर तुम्हारी पैसिव इनकम तुम्हारी टोटल इनकम के 50% से ऊपर चली जाती है तो इट मींस तुम्हारी कंपनी जो है वो एक्टिव बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है, राइट। हाँ, और अगर वो इन्वॉल्व नहीं है इसलिए उसकी पोयम इंडिया से बाहर नहीं मान सकते हम, राइट। ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या बोला, उसको हम रेजिडेंट बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हाँ, बट इसका लॉजिक मेरे पास नहीं है। आप अगर ये बोलो कि सर बाकी सब में लेस देन 50% है तो यहाँ 50 ही क्यों रखा, तो वो मे बी गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी होगी, क्योंकि बाकी सब में आप चेक करोगे लेस देन 50 है और यहाँ पे एग्जैक्ट 50 भी काउंट होगा। हाँ, ठीक है, ओके, या थैंक यू। ओके जी, चलो जी इधर देखना आप ध्यान से एक बार। अब हाँ नमन कुछ कहना चाह रहे हो? सर ये सर जो अपन का सर जो 2 स्टेज सर अपन चेक करते हैं ना सर, वो तो सर उसका मतलब एक कुछ एग्जांपल हो जाता, मतलब सर डिसीजन कौन ले रहा है, मतलब क्या चीज है सर ये वो 2 स्टेज प्रोसेस सर, वो कौन ले रहा है डिसीजन, कहाँ से ले रहा है, मतलब सर उसका एक एग्जांपल। 2 स्टेज प्रोसेस का मतलब ये है, जैसे मान लो आर कंपनी के जो मेन डायरेक्टर हैं, मेन की पर्सन है, वो कंपनी के बाहर बैठे हैं, ठीक है, ठीक है। अब वो डिसीजन जो है मान लो पर्सन बाहर के हैं और डिसीजन भी जो है वो बाहर से ले रहे हैं, बट उसका डिसीजन जो है वो इंडिया में इंप्लीमेंट हो रहा है। याद करो मैंने क्लास में एक बात बोली थी, डिसीजन लिया कहाँ से जा रहा है मैटर वो करता है, इंप्लीमेंट कहाँ पे होगा मैटर वो नहीं करता। तो गवर्नमेंट ये बात करेगी अगर डिसाइड आपका इंडिया के बाहर से हो रहा है ना तो उस केस में आप ये मानोगे उसकी पोयम इंडिया से बाहर है, ठीक है, और उसके बेस पे स्टेटस कैलकुलेट करोगे, ठीक है। बट अगर हाँ अगर डिसाइड आप इंडिया में कर रहे हो, चाहे वो इंप्लीमेंट इंडिया से बाहर कर रहे हो, तो उसकी फिर पोयम इंडिया में होगी, उसके बेस पे फिर हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। दीपाली को समझ में आ रहा है? यस सर। समझ आ रहा है कुछ? यस सर। अपना नींद अपने पूरी हो गई है? नहीं सर, नींद नहीं आ रही अब। अच्छा नींद नहीं आ रही है सर। अगर किसी को हाँ जी सर गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग तो ना लाइक 1 घंटा हो गया गुड इवनिंग को। तो सर ये सेक्शन 6 है ना, इसमें ये 11 पॉइंट है, एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया एंड डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी एंड अदर एग्जम्प्ट शैल नॉट बी टैक्सेबल इन ऑल केसेस। ये सर वापस समझाओ तो एक बार। वापस समझा देता हूँ। अच्छा पहले बताओ आप राजस्थान से हो? यस सर। हाय तेरी, ओ माय गॉड। अच्छा राजस्थान की एक बात बताओ, ये राजस्थान की थाली में 15-16 सब्जियां मिलती हैं, क्या चक्कर है? क्या हुआ सर? वो राजस्थान की जैसे वो थाली होती है, हम कहीं बाहर खाने जाते हैं उसमें 15-16 सब्जियां होती हैं। हाँ। तो मतलब क्या मतलब उस ऐसा कुछ इसका लॉजिक है कुछ? सर ऐसी कुछ सब्जियां हैं जो आपने नाम भी नहीं सुनी होगी, वो सब वेजिटेरियन में आती है, जैसे कि राबोड़ियाँ, बड़ियाँ, ये सब आपने नाम भी नहीं सुने होंगे। नहीं बड़ियाँ तो मैंने सुना हुआ है, मैंने मेरे को समझ नहीं आया। 15-16 सब्जियां रखते हैं और छोटी छोटी कटोरी होती है। यस सर। भाई एक बाइट में एक कटोरी खाते रहो अपना आराम से। यस। तो मतलब मैं वही पूछना चाह रहा था भाई ऐसा कुछ मतलब प्रथा है वहाँ पे कि 15-16 सब्जियां खानी जरूरी हैं या ऐसे बस दाल के साथ भी काम चल सकता है? सर ये जैसे कि घर में रहते हैं तो हम ऐसे ही खाते हैं, जैसे होटल वगैरह में होता है ना तो बाहर से जो इंसान आता है वो देखता है ये सब चीजें। हमारे यहाँ पे तो डायरेक्ट 1-2 सब्जियां ही बनती है जैसे। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो मैं तुम्हारे घर में ना हूं, मेरे को 2 ही सब्जियां मिलेंगी बस? नहीं सर, क्यों नहीं आओ, जरूर आओ सर, मेहरानगढ़ भी दिखाऊंगा, हमारे घर के सामने ही है। अच्छा ठीक है, फिर ठीक है, मतलब फिर तो चलो मैं आऊंगा पक्का। चलो इधर सुना ध्यान से। अब जो एग्रीकल्चर इनकम वाला पॉइंट है ना वो ये कह रहा है कि भैया पहली बात तो एग्रीकल्चर इनकम सेक्शन 10 में एग्जम्प्ट है, और जो इनकम सेक्शन 10 में एग्जम्प्ट है गवर्नमेंट कह रही है भैया ना तो वो आरओआर में आएगी, ना वो आरएनओआर में होगी, ना ही वो एनआर में होगी। रीजन क्या है? क्योंकि जब वो इनकम ही एग्जम्प्ट है तो वो किसी के हाथ में भी टैक्सेबल नहीं होनी चाहिए। यस सर। अब जो डिविडेंड है इंडियन कंपनी से मिलने वाला, पहले वो सेक्शन 1034 में एग्जम्प्ट होता था। यस सर। बट अब हो गया वो टैक्सेबल। अब वो टैक्सेबल हो गया तो गवर्नमेंट कह रही है कि अगर डिविडेंड आपको इंडियन कंपनी से मिल रहा है ना, दैट इज इनकम डीम टू बी अराइज इन इंडिया, तो वो आरओआर में भी टैक्सेबल होगा, आरएनओआर के अंदर भी होगा और एनआर के अंदर भी होगा। तो सर इसमें एग्जम्प्ट क्यों लिखवाया है? मैंने एग्जम्प्ट नहीं लिखवाया, मैंने तो कटवा दिया था।
वापस कटवाया है क्या? हाँ या मैंने कटवाया नहीं क्या नाम है नमन, मैंने कटवाया नहीं क्लास में, मैंने डिविडेंड टैक्सेबल करवाया क्लास में। नहीं तो कैंसिल करा दिया था। कैंसर सर। हाँ मतलब मैंने कैंसिल करवा दिया था ना वो। हाँ सर, हर जगह से डिविडेंड सर आपने टैक्सेबल करवा दिया। हाँ बिल्कुल सूरज। हाँ सर वही डाउट आ रहा था। हाँ वो तो तुम्हें उस टाइम झपकी लग गई होगी ना नींद की। यस सर। हाँ यस सर नालायक, यस सर। चलो जी इधर देखो ध्यान से। हाँ जी आपका एक मिनट, आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी, एक बार जी। हाँ बोलो। आपकी आवाज ना क्लियर नहीं आ रही, कट कट के आ रही है। हेलो हेलो, चलूं आगे या अभी कोई डाउट है? सर चलिए। चलो जी सर जी चलो जी इधर देखो ध्यान से। अब जो हमारा अगला चैप्टर है ना। हाँ जी सर जी। सर मेरा एक डाउट था, जो हम कंडीशन पढ़ते हैं सेक्शन 6 में, जिसमें ये है कि फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर कोई पर्सन बाहर जाते हैं तो हम 182 डेज वाली कंडीशन जो चेक करते हैं सर, उसमें ना क्या सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी मतलब कवर हो जाएगा पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट में? नहीं, अगर नहीं, मैं नहीं, सिर्फ नहीं, अगर सर्च आप एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो तो आप इन कनेक्शन आप या इन कोर्स में कवर हो जाओगे, फॉर द पर्पस में कवर नहीं हो गया। फॉर द पर्पस का मतलब ये है कि आप परमानेंट इंडिया से बाहर जा चुके हो, आपकी जॉब बाहर लग चुकी है। अब ऐसे तो कई लोग सर्च करने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट ये बात कह रही है यहाँ पे अगर आप बाहर जॉब देखने के लिए जा रहे हो तो आप यहाँ पे कवर नहीं हो। आप अगर बाहर जॉब करने के लिए ही जा रहे हो फिर आप यहाँ पे कवर हो जाओगे। यस सर ठीक है सर। दूसरा एक और ये था जो अभी आपने लास्ट में सबसे बताया ना, इंटरेस्ट रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज वाला पॉइंट जी सेक्शन 9 में। तो सर इसमें ना एक बाइफर्गेशन दिया हुआ है कि अगर वो पेड बाय रेसिडेंट है तो हम उसको तब मतलब अक्रू और अराइज मानेंगे इंडिया में जब वो उसने बिजनेस के लिए या अपने प्रोफेशन के लिए या अदरवाइज यूज करी है। बट अगर नॉन रेसिडेंट है तो उस केस में हम उसको तब मानेंगे जब उसने सिर्फ बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज करी है। तो ये थोड़ा सा सर, क्योंकि एक में अदरवाइज लिखा है बट दूसरे में नहीं लिखा, मतलब इसका नहीं, एक में ना उन्होंने रिवर्स लैंग्वेज दी, एक में स्टेट लैंग्वेज बोल दी उन्होंने। अगर आप चेक करोगे ना लॉ में, एक में तो उन्होंने रिवर्स लैंग्वेज बोली है और एक में बिल्कुल स्टेट लैंग्वेज बोली है, ठीक है। और अगर आप इसका इंटरप्रिटेशन चेक करोगे, इन दोनों का मीनिंग यही निकल के आ रहा है कि अगर आपने इसका सोर्स को इंडिया में यूज़ किया होगा, चाहे वो बिजनेस पर्पस के लिए किया हो चाहे वो प्रोफेशन पर्पस के लिए किया हो, तब वो इनकम सेक्शन 9 में डीम टू बी अराइज बनेगी, अदरवाइज वो सेक्शन 9 में कवर नहीं होगी। अगर आपको मैं सिंपल सा एग्जांपल दूं, आज आपको पता है वैक्सीन जो है, जैसे अभी मैंने कहा था ना, सुबह भी कहा था, अब वो एक स्पुतनिक वैक्सीन नहीं आ रही है, सुना है नाम? यस सर। तो अब उसका अगर आपको बताओ, जो नो हाउ है बाहर से मेरे ख्याल से डॉक्टर रेडी लैबॉब बनाएगी अब यहाँ पे, ठीक है। उसके बदले में वो क्या पे करेंगे? रॉयल्टी पे करेंगे, ठीक है। और उसके सोर्स को देखो वो इंडिया में यूज कर रहे हैं। अब ये जो इनकम होगी ना, दैट इज इनकम डीम्ड टू बी अराइज इन इंडिया। अब वो मे बी गवर्नमेंट उसकी नोटिफिकेशन निकाल दे टैक्सेबिलिटी नॉन टैक्सेबिलिटी के लिए, वो बात अलग है। बट सेक्शन 9 गवर्नमेंट क्या कह रही है कि आपने बाहर से नो हाउ लिया कि ये वैक्सीन कैसे बनेगी। जैसे अभी आज मैं देख रहा था, थोड़ी देर पहले की बात है, वो दिल्ली के सीएम क्या नाम है उनका, अरविंद केजरीवाल। हाँ, तो वो कह रहे थे कोवैक्सीन जो बना रही है वो कंपनी, उन्होंने अपना फॉर्मूला शेयर करने के लिए काफ़ी सारी कंपनी को बोल दिया कि वो अपना फॉर्मूला शेयर करना चाह रही है और दूसरी कंपनी बनाए। अब जो वो फॉर्मूला शेयर करेगी, ऑब्वियस सी बात है उनको नो हाउ मिलेगा, वो बदले में रॉयल्टी पे करेंगे। ऐसे जो स्पुतनिक वैक्सीन है, बाहर से नो हाउ आ रहा है, इंडिया वाले रॉयल्टी पे कर रहे हैं, उस नो हाउ को इंडिया में यूज़ कर रहे हैं, ऐसी इनकम सेक्शन 9 में कवर होगी। तो यही नो हाउ है, यही टेक्निकल सर्विस है, और यही सेम केस हमें लोन वाले केस में देखना है। बट यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या अदर देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बस ये चीज़ आपको देखनी है जी। यस सर, यस। ठीक है, चलो जी इधर देखो ध्यान से, अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब यहाँ पे अगला जो हमारा चैप्टर है वो हमारा बिल्कुल सिंपल चैप्टर है वैसे, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। लो जी, अब ये चैप्टर क्यों लेकर आया, इसका लॉजिक मैं वैसे क्लास में क्लियर कर चुका था, बट एक बार दोबारा क्लियर करता हूँ जी। याद करो, अभी हमने चैप्टर किया रेजिडेंशियल स्टेटस का, उसके अंदर मैंने कहा था कि अगर कोई आरओआर होगा ना, तो आरओआर के हाथ में डबल टैक्स लगेगा जी। आरओआर के हाथ में डबल टैक्स कैसे लगेगा? जैसे मान लो मैं आरओआर हूँ, मैंने इनकम इंडिया से बाहर कमाई है, तो इनकम वो इंडिया में भी टैक्सेबल होगी और सेम इनकम बाहर भी टैक्सेबल होगी।
तो अगर एक इनकम पे डबल टैक्स लगेगा, उस डबल टैक्स को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट कहती है हम डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट करते हैं। और पूरे वर्ल्ड में अप्रोक्सीमेट 200 कंट्रीज हैं जिसमें हमारे 90 कंट्री के साथ एग्रीमेंट हैं अप्रोक्सीमेट, और बाकी सब कंट्री से हमारे एग्रीमेंट नहीं है। अब जिन भी कंट्री से एग्रीमेंट हैं वहाँ बेनिफिट कैसे मिलेगा, सेक्शन नंबर 90 बात करता है। और जिन जिन देशों से हमारे एग्रीमेंट नहीं है वहाँ भी बेनिफिट मिलेगा, वो कैसे मिलेगा, सेक्शन 91 बात करेगा। तो पहली बात तो ये समझो, ये चैप्टर उस इनकम पे एप्लीकेबल होगा जिस इनकम पे डबल टैक्स लगेगा। और डबल टैक्स वाली इनकम कौन सी होती है, फॉरेन इनकम। क्योंकि अगर कोई इनकम मैंने इंडिया में कमाई तो वो इंडिया में ही टैक्सेबल होगी, डबल टैक्स की बात ही नहीं है। बट अगर कोई रेजिडेंट है, वो इनकम इंडिया से बाहर कमा रहा है, तो बाहर भी पे करेगा, इंडिया के अंदर पे करेगा, डबल टैक्स होगी। उस डबल टैक्स को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ये चैप्टर लेके आई है। ठीक है, तो देखो एक बार यहाँ पे बैकग्राउंड मैंने बताई थी आपको। एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है, अगर वो इंडियन इनकम कमा रहा है तो वो एक ही कंट्री में टैक्स पे करेगा, कोई डबल टैक्स नहीं है। और जहाँ डबल टैक्स नहीं है वहाँ DTAA की बात भी नहीं होगी। फिर मैंने कहा था अगर कोई फॉरेन इनकम है, इनकम अपने बाहर कमाई है, उस पर 2 बार टैक्स हो गया जी। एक तो जहाँ के रहने वाले हो वो, और एक जहाँ पे इनकम कमाई है वो। उसमें प्रॉब्लम यह राइज हो रही है कि डबल टैक्स है, उसको अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट लेकर आई है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। अब गवर्नमेंट के लिए 2 केस होंगे, या तो दूसरी कंट्री से हमारा DTAA एग्जिस्ट करेगा या एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर एग्जिस्ट करेगा तो सेक्शन 90 लगेगा, अगर नहीं करेगा तो 91 लगेगा। और अगर 90 लगेगा ना तो वहाँ पे रिलीफ पता कौन सा मिलेगा, याद करो, बाईलिटरल। और अगर 91 लगेगा तो रिलीफ कौन सा मिलेगा, यूनिलिटरल। बाईलिटरल मीन्स क्या होता है, द्विपक्षीय, मतलब दोनों तरफ से, मतलब बेनिफिट जो मिलेगा ना वो 2 साइडेड मिलेगा। और याद करो इसमें 2 मेथड होते हैं जी, एग्जम्पशन और क्रेडिट। अगर आपको ध्यान आ रहा हो, एग्जम्पशन मीन्स क्या होता है, या इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी बाहर नहीं होगी, या बाहर टैक्सेबल होगी इंडिया में नहीं होगी, ये तो होगा एग्जम्पशन मेथड। या क्रेडिट मेथड मीन्स क्या होगा कि अगर इनकम दोनों कंट्री में टैक्सेबल होगी तो बाहर जो टैक्स पे करोगे इंडिया के टैक्स में से माइनस करके जो बैलेंस आएगा वो आपको पे करना है। ये आपका सेक्शन नंबर 90 है। तो पहली बात तो ये समझो जी, सेक्शन 90 ये बात कहता है मैं उन केस में एप्लीकेबल हो जाऊंगा जब दूसरी कंट्री से हमारा एग्रीमेंट होगा। जिन जिन देशों से हमारा एग्रीमेंट नहीं है वहां मेरा केस एप्लीकेबल नहीं होगा, वहां पे 91 एप्लीकेबल होगा। अब सेक्शन नंबर 90 हमने क्लास में स्टार्ट किया। सेक्शन 90 का ना 4 सब सेक्शन होते हैं, 91, 92, 93, 94। याद करो 90 जो सेक्शन है वो ये बात कहता है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दूसरी गवर्नमेंट मतलब दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट से अगर कोई एग्रीमेंट साइन करती है, उसके 4 ऑब्जेक्टिव होते हैं। याद आ रहे हैं किसी को, फॉर ग्रांटिंग रिलीफ, फॉर अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्स, फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, फॉर रिकवरी ऑफ इनकम टैक्स। और मैंने क्लास में कहा भी था कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है तो एक एग्रीमेंट और करना होगा, कौन सा होगा वो, TIEA, दैट इज टैक्स इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट। ठीक है जी, तो ये तो हो गए 4 ऑब्जेक्टिव हो गए, मतलब ये 4 ऑब्जेक्टिव हैं, इसलिए हम यहाँ पे डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट एंटर करते हैं। फिर सेकंड केस ये था कि अगर सिंगल ट्रांजैक्शन 2 जगह पर फॉल कर रही है, मान लो वो DTAA के अंदर भी लिखी है और वो इनकम टैक्स में भी लिखी है, तो जो भी मोर बेनिफिशियल टू एसएससी होगा ना वो प्रीवेल कर जाएगा। क्योंकि DTAA बनाने का रीजन गवर्नमेंट ये बात कहती है कि हमारा रीजन ये था कि आपके ऊपर डबल टैक्स ना लगे, आपको बेनिफिट मिले। अगर एक ट्रांजैक्शन DTAA के अंदर भी है, वही इनकम टैक्स में भी है, तो जो मोर बेनिफिशियल होगा आपके ऊपर वो एप्लीकेबल होगा। एग्जाम्पल मैंने क्लास में करवाया था जी, अगर इनकम टैक्स में रेट 10% है, DTAA के अंदर 15 है, तो एप्लीकेबल कौन सा होगा, 10। अगर इनकम टैक्स में 12 है, DTAA के अंदर 8 है, तो रेट कौन सा लगेगा, 8। अगर इनकम टैक्स में 10 है, DTAA के अंदर भी 10 है, तो फिर प्रीवेल कौन सा करेगा, DTAA। रीजन क्या है, क्योंकि इनकम टैक्स रेट कैन बी इंक्रीज बाय सेस और सरचार्ज, बट DTAA रेट कैन नॉट बी इंक्रीज बाय सेस और सरचार्ज। तो बस ये बात ध्यान देना चाहिए, जो DTAA के रेट होते हैं वो सेस और सरचार्ज से इंक्रीज नहीं होते, बस ये बात ध्यान दो। अच्छा, यहां पर एक छोटी सी अमेंडमेंट आई थी, याद आ रहा है कुछ आपको, मैं थोड़ा सा याद कराऊं। एक छोटी सी अमेंडमेंट आई थी कि गवर्नमेंट ने कहा था डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट हम क्यों लेके आते हैं, डबल टैक्स को अवॉइड करने के लिए। याद करो मैंने एक लाइन क्लास के अंदर बोली थी कि DTAA की वजह से ना डबल नॉन टैक्सेशन हो रही थी, DTAA की वजह से डबल नॉन टैक्सेशन हो रही थी। तो गवर्नमेंट ने कहा था कि अगर DTAA की वजह से अगर डबल नॉन टैक्सेशन हो रही है तो उस केस में हम DTAA एप्लीकेबल ही नहीं करेंगे। आपको याद करो मैंने क्लास में ना एक बताया था MLIs होते हैं, याद करो आप, मल्टीलैटरल इंस्ट्रूमेंट होते हैं कि अगर किसी भी DTAA में साइन मतलब DTAA में चेंजेस करने होते हैं काफ़ी सारे, तो MLIs के थ्रू कर सकते हैं। अब MLIs के थ्रू इन्होंने एग्रीमेंट में तो ये बात लिख दी थी, बट प्रॉब्लम क्या था, सेक्शन 90 में चेंज नहीं आया था। अब अगर 90 में चेंज नहीं आया, लोगों ने कहा 90 में तो चेंज है नहीं,
तो इस बार इन्होंने बस वो लाइन लिख दी कि भैया अगर DTAA की वजह से अगर डबल नॉन टैक्सेशन हो रहा है किसी भी केस में, तो हम वहां पे DTAA एप्लीकेबल नहीं करेंगे, क्योंकि DTAA बनाने का मेन मोटिव था डबल टैक्स को अवॉइड करना। मतलब जहां डबल टैक्स है उसको अवॉइड करना हमारा मोटिव है, डबल नॉन टैक्सेशन को प्रमोट करना नहीं है। मतलब ऐसा ना हो कि तुम यहां पर भी टैक्स पे नहीं कर रहे और वहां पर भी पे नहीं कर रहे, उसका रीजन क्या है, DTAA। तो अगर ऐसा हो रहा है उस केस में DTAA एप्लीकेबल नहीं होगा, बस ये बात ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट मैंने मेरे ख्याल से क्लास में लिखवाई थी या बच्चे ने लिखी नहीं है, बट मैंने क्लास में समझाई थी, याद करो। मैंने सेक्शन 90 में जो अमेंडमेंट वाला पेज आपको दिया था उसके अंदर वो पॉइंट मैंने आपको पढ़वा दिया था जी, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 90 का क्लोज नंबर 3, 93 में क्या लिखा हुआ है जी, याद करो कि अगर कोई टर्म, मान लो एग्रीमेंट हुआ इंडिया USA का 1990 में, उस टाइम 3 टर्म्स को यूज किया गया, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, कमीशन, और डिफाइन कर दिया गया मान लो रॉयल्टी को, इंटरेस्ट को, बट कमीशन को डिफाइन नहीं किया गया, और कमीशन को ना बाद में डिफाइन किया गया। अब जब कमीशन को बाद में डिफाइन किया गया तो लोगों ने कहा इसको इफेक्टिव मानेंगे तब से जब से डिफाइन किया, तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, कि अगर कोई टर्म हमने पहले यूज कर ली है और बाद में अगर डिफाइन किए ना तो इफेक्टिव रिट्रोस्पेक्टिव बेस पे होगी, प्रोस्पेक्टिव बेस पे नहीं होगी। हाँ, अगर कोई टर्म हमने पहले यूज ही नहीं की और बाद में ही नहीं आई है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर एक टर्म पहले यूज कर चुके हैं उसको डिफाइन हमने बाद में किया है तो इफेक्टिव जो बनेगी वो स्टार्टिंग से ही बनेगी, मतलब जब से हमारा एग्रीमेंट एंटर हुआ था। और एग्रीमेंट एंटर कब हुआ था जी, 1 अप्रैल 1990 को, तो इफेक्टिव तब से ही बनेगी, ये बात ध्यान देना जी, ठीक है। इसके फिर हमने एग्जाम्पल किया था क्लास में, ये आपका एग्जाम्पल देखो यहाँ पे लिखा हुआ बच्चे ने। और फिर हमारा क्लोज नंबर 4 था, वो था टेरिटरी शॉपिंग का। याद करो टेरिटरी शॉपिंग लोग कैसे करते थे, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भाग जाते थे। क्यों भागते थे, क्योंकि मान लो इंडिया और USA है, इसका DTAA अलग होगा, इंडिया जापान का अलग होगा। इंडिया USA का DTAA कहता है कि रॉयल्टी की इनकम पे 10% टैक्स है, और इनकम टैक्स में लिखा है रॉयल्टी की इनकम में 20% है, तो प्रीवेल कौन सा करेगा, 10%। क्यों, मोर बेनिफिशियल टू एसएससी। इंडिया जापान ये कहता है रॉयल्टी की इनकम में टैक्स लगेगा 30%, इनकम टैक्स में 20 है, प्रीवेल कौन सा करेगा, 20, क्योंकि मोर बेनिफिशियल टू एसएससी। अब जापान वाले कह रहे हैं कि हमारे ऊपर 20% है, USA वाले कह रहे हैं कि हमारे ऊपर 10% है, तो जापान वालों को लगा क्यों ना ऐसा करें कि हम USA में जाएं, वहां जाके ट्रांजेक्शन करें, इस DTAA का बेनिफिट लें और 10% पे कर दें। भाई सिंपल सी बात है, अगर हम वहां जाके कोई ट्रांजेक्शन करते हैं हमारे ऊपर एग्रीमेंट लगेगा ये वाला, और अगर ये एग्रीमेंट लगेगा, रेट 10% है, तो हमारी कंट्री का 10% टैक्स बच जाएगा। तो जब गवर्नमेंट ने ये देखा कि एक कंट्री के लोग दूसरी कंट्री में जाके उस कंट्री के DTAA का बेनिफिट लेना चाह रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 94 इंसर्ट कर दिया। और 94 अब जापान वालों को बोलते हैं कि अगर आप USA में जाके ट्रांजेक्शन करना चाहते हो, ट्रांजेक्शन वैलिड है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट तुम USA का रेजिडेंट सर्टिफिकेट दिखा दो। अगर तुम्हारे पास टैक्स रेजिडेंट सर्टिफिकेट है फिर तो रेट लगेगा 10%, और अगर तुम्हारे पास रेजिडेंट सर्टिफिकेट नहीं होगा ना, उस केस में जो रेट एप्लीकेबल होगा फिर वो जापान वाला ही एप्लीकेबल होगा, मतलब 20% एप्लीकेबल होगा। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है जी, अगर आपको कम वाले DTAA का बेनिफिट लेना है तो उस कंट्री का रेजिडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर रेजिडेंट सर्टिफिकेट नहीं है तो ऐसे ही मानेंगे जैसे ट्रांजैक्शन आपने उसी कंट्री से की है जहां के आप रहने वाले हो, तो फिर वही रेट एप्लीकेबल होगा। बस ये बात ध्यान दो, ये आपकी बात है जी सेक्शन नंबर 94 के अंदर, ठीक है। अब बताओ जी 91, 2, 3, 4 में कोई भी डाउट जी? हाँ जी, एक मिनट, वर्षा को डाउट है, वर्षा की आंख लग गई थी एकदम ही। वर्षा माइक ऑन करो। सर बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही नहीं है, मेरे को पता है, अभी आपकी झपकी लग गई थी, मैंने तुरंत देखा। और अब ये बताओ सेक्शन 92 में क्या लिखा था? सर 92 में यही लिखा है कि, अच्छा ये चलो ये बताओ लास्ट कहां तक सुना था, लास्ट कहां तक सुना था आपने? सर सारा सुना, सच्ची में नहीं लगी सर, मैं ऐसे कैमरे में आ रहा है टेढ़ी, मैं ऐसे सीधी बैठी हूँ, ऐसा लग रहा है। अच्छा मतलब कैमरे में टेढ़ी आ गई, वैसे सीधे बैठी है, क्या मतलब हुआ सर? मतलब चलो मेरे को ये बता दो बस, मैं झूठ नहीं बोलना, देखो झूठ थोड़ा बोलना है, लास्ट कहां तक सुना था, बस लास्ट कहां तक, मतलब कौन सी लाइन लास्ट सुनी थी आपने? मैं बताती हूँ। हाँ सर आपने बोला था कि, सर ऐसे मैं नर्वस हो जाती हूँ सच में, मैं सब सुन रही थी सर A to Z सुन रही थी मैं। मेरे को लग रहा है लास्ट आपने सुना था वो जब रेजिडेंशियल स्टेटस का सेक्शन 6 कर रहे थे ना, उसके बाद मेरे ख्याल से आपकी झपकी लग गई थी शायद।
सर नहीं सर, आपने ना अभी बोला था कि टी वाला जो होता है और टैक्स जो होता है, तो उसमें से जो कम होता है वो लग जाता है, उसमें से जो कम होता है ना वो प्रिवेल कर जाता अच्छा है, मतलब मतलब लास्ट वो वही लगेगा। मतलब वो 92 तक सुना था, लास्ट 3 मिस हो गया और 4 मिस हो गया। सर नहीं, 3 4 भी सुने हैं सर, दोनों सुने हैं। 3 में क्या था फिर? सर 3 में ये था कि रॉयल्टी की इनकम है, इंटरेस्ट के कमीशन की है, और अगर कमीशन में बोला हुआ है कि नॉट डिफाइंड है तो ऐसे 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 और ऐसे 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 ऐसे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड नालायक। तेजस माइक ऑन करना जी। तेजस माइक Yes, ऑन sir. जी। 93 और 94 बताओ उसमें क्या लिखा है जी? सर 93 में ऐसा कि डी डबल एग्रीमेंट में कोई सी टर्म डिफाइंड नहीं है, तो अगर नोटिफिकेशन इशू हो उस टर्म से रिलेटेड, मतलब डिफाइन करा है नोटिफिकेशन के थ्रू, तो वो जो टर्म को स्टार्टिंग से वैलिड मानेंगे, मतलब रिट्रोस्पेक्टिव बेस में मानेंगे। हाँ, रिट्रोस्पेक्टिव बेस से उसको मानेंगे कि उसका मीनिंग स्टार्टिंग से है। ठीक है। और 94 में ऐसा है कि कोई मतलब कोई एनआर है, मतलब दूसरे कंट्री में जाके ट्रांजेक्शन कर रहा है क्योंकि उसको टैक्स बेनिफिट मिल रहा है बिकॉज ऑफ द डी डबल एग्रीमेंट बिटवीन द अदर कंट्रीज, इंडिया एंड अदर कंट्रीज, तो उसको टैक्स रेसिडेंस सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना पड़ेगा उस कंट्री से, जब जाके उसको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया जी। कनिका आप क्या कह रहे हो सर? आपने A to Z तो पढ़ाया नहीं, मतलब अच्छा A to Z आप ये कह रहे हो कि क्वेश्चन भी करवाने हैं वो सारे जो क्लास वाले थे? नहीं सर, वर्षा ने कहा था ना कि A to Z सुना मैंने। नालायक, हद हो गई वर्षा। अच्छा मैं कहूँ कि मतलब कनिका कह रही है कि सर A to Z तो पढ़ाया नहीं, तो मुझे लगा सारे क्वेश्चन भी करवाने हैं रिवीजन क्लास में। अच्छा ये कैसी कैसी बेकार की बातें कर रहे हो? मतलब वर्षा ने कहा था A to Z मैंने सुना है। वाह भाई वाह कनिका वाह। ये देखो वर्षा कह रही है किसने, वर्षा को ये पूरा टाइम है, चैट बॉक्स में जितने मर्जी मैसेज करवा लो वर्षा से, कोई दिक्कत नहीं है। किसने जवाब नहीं दिया, ये पूरा लिखने का टाइम है वर्षा के पास। नालायक। चलो जी सर। हाँ जी सर अब आवाज क्लियर है? जी बिल्कुल क्लियर है। यस सर, मेरे को आपसे क्वेश्चन पूछना था कि अगर इंडिया का किसी के साथ DTAA एग्रीमेंट है और उसमें कुछ टर्म्स हैं, जैसे इंडिया ने उनको कुछ टैक्स बेनिफिट्स दे दिए, तो सर अगर वहां पे उस कंट्री में वो कंपनी अगर इंडिया में होली ओन सब्सिडरी बनाती है तो उसको वो एग्जेम्पशंस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? नहीं, मतलब उसके लिए अलग एग्रीमेंट साइन होंगे फिर। अच्छा सर, अगर इंडिया में होली ओन सब्सिडरी बनती है तो उनको नहीं मिलेगा बेनिफिट? उनके लिए या तो उसमें क्लोज लिखा हो DTAA में, अगर नहीं है तो फिर अलग एग्रीमेंट साइन करने पड़ेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। ओके जी, वेलकम जी। सर जी सर वो एक बार और सर अमेंडमेंट वाला पॉइंट बता दीजिए सर, वो जिसमें आपने मल्टीलेटरल का कुछ एग्रीमेंट बोला था। अमेंडमेंट वाला ये पॉइंट है कि गवर्नमेंट ये बात कहते हैं कि हमने जब डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट बनाए थे ना, हमारा मोटिव ये था कि डबल टैक्स अवॉइड हो। बट DTAA की वजह से होना क्या स्टार्ट हो गया, डबल नॉन टैक्सेशन होना स्टार्ट हो गया। डबल नॉन टैक्सेशन मींस कि वो इनकम ना तो इंडिया में टैक्सेबल है और ना ही बाहर टैक्सेबल है। ठीक है, अब वो क्यों टैक्सेबल नहीं है? क्योंकि DTAA में लिखा हुआ था कि ये इनकम ना इस कंट्री में होगी और उस कंट्री में मान लो टैक्स खत्म हो गया। ठीक है, अब वो कहता है DTAA ने कहा था इनकम वहां टैक्सेबल होगी, वहां तो टैक्स है नहीं, अब ना तो मैं वहां पे करूंगा ना मैं यहां पे करूंगा। तो गवर्नमेंट कहती है DTAA का मोटिव ये बिल्कुल भी नहीं था कि डबल नॉन टैक्सेशन करना। DTAA का मोटिव था डबल टैक्स को अवॉइड करना। तो अगर इसकी वजह से अगर डबल नॉन टैक्सेशन हो रही है तो उस केस में DTAA जो होगा वो प्रिवेल नहीं करेगा, मतलब आपको टैक्स देना पड़ेगा, और वो किस कंट्री में देना पड़ेगा फिर वो गवर्नमेंट आपको बता देगी। ओके ठीक है नमन? ओके सर। ओके जी, चलो जी इधर सर जी सर जी सर अगर इस क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि इससे डबल नॉन टैक्सेशन हो रहा है, तो सर हम किस सेक्शन को रेफर करेंगे इसमें? 92 में ये पॉइंट लिखा है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ओके जी, चलो इधर सुना ध्यान से। अब एक बार आओ जी फटाफट से, अब 91 पे आओ। अब 91 हमारा ये बात कहता है कि अगर किसी कंट्री से हमारा एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता उस केस में क्या करेंगे? सबसे बेस्ट फ्रेंड हमारा कौन है जी? पाकिस्तान।
ठीक है, उससे हमारी बहुत अच्छी खासी दोस्ती है। तो गवर्नमेंट कह रही है अगर ऐसी ऐसी कंट्री, पाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, मतलब ऐसी बहुत सारी कंट्री हैं जिनसे आज हमारे DTAA एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो अगर हमारे DTAA एग्जिस्ट नहीं करते तो उस कंट्री से बेनिफिट हमें कैसे मिलेगा? क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पर मान लो एक बच्चा कहता है सर मान लो किसी ने पाकिस्तान में जाके इनकम कमाई, वो पता लगा वापिस नहीं आ पाएगा वो, बट मान लो उसने इनकम कमा ली, ठीक है, अब उसने वहां जाके इनकम कमाई, इनकम वहां भी टैक्सेबल होगी, इंडिया में भी होगी। अब अगर एक ही इनकम पे डबल टैक्स लगेगा, उसको अवॉइड कैसे करें भाई? अगर एक ही इनकम पे डबल टैक्स लगेगा, उसको अवॉइड कैसे करें? तो गवर्नमेंट कह रही है उस केस में 90 एप्लीकेबल नहीं होगा, 91 एप्लीकेबल होगा। और 91 ये बात कहता है आपको ना कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। अगर वो स्टेप्स फॉलो करोगे, उसके केस में जो भी आपको रिलीफ मिलेगा ना, वो 91 के बेस पे आपको निकाल लिया जाएगा। अब वो स्टेप कौन से हो गए? सबसे पहले, अगर आपको क्लास में ध्यान आ रहा हो, सबसे पहले मैंने कहा था कि आप फाइंड आउट करो कि आपकी डबली टैक्स इनकम कौन सी है, मतलब ऐसी इनकम कौन सी है जिस इनकम पे डबल टैक्स लग रहा है, ठीक है, वो इनकम फाइंड आउट कर ली। फिर उस इनकम पे बाहर कितना टैक्स पे किया वो निकालो, उस इनकम पे इंडिया में कितना पे किया वो निकाल लो। जहां पर भी दोनों में से कम पे किया होगा ना, वो इंडिया के टैक्स में से माइनस करके बैलेंस जो होगा वो पे कर दो। ये सारी कैलकुलेशन मैंने क्लास में करवाई थी, ठीक है। आपको मैं एक बार स्टेप दिखा देता हूं जी, इधर देखो ध्यान से। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले देखो जी, फर्स्ट असर्टेन अमाउंट ऑफ डबली टैक्स इनकम, जो इनकम पर डबल टैक्स लग रहा है, स्टेप नंबर 1 वो निकाल लो। स्टेप नंबर 2, फाइंड आउट द टैक्स लाइबिलिटी ऑन द डबली टैक्स इनकम इन फॉरेन कंट्री, मतलब उस इनकम पर बाहर कितना टैक्स पे किया वो निकाल लो। स्टेप नंबर 3, फाइंड आउट द टोटल इनकम इन इंडिया इंक्लूडिंग फॉरेन इनकम। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ROR के हाथ में सारी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है, तो जो टोटल इनकम इंडिया में वो निकाल लो। स्टेप नंबर 4, फाइंड आउट द टैक्स लाइबिलिटी ऑन टोटल इनकम इन इंडिया इंक्लूडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस सरचार्ज इफ एनी। उस टोटल इनकम पे जो फाइनल टैक्स बन रहा है, फाइनल टैक्स मीन्स अगर सरचार्ज लग रहा है, MR माइनस हो रहा है वो करने के बाद, अगर सिर्फ सेस लग रहा है सेस लगाने के बाद, मतलब जो भी फाइनल टैक्स आ रहा है वो निकाल लो। फिर अगला स्टेप ये बात कहता है कि अगर इंडिया की इनकम पे आपका टोटल टैक्स इतना आ रहा है तो बाहर वाली इनकम पे कितना आएगा वो निकाल लो। मतलब अगर मैंने टोटल इनकम पे टोटल इतना टैक्स पे करना है तो डबली टैक्स इनकम पे इंडिया में कितना पे करना है वो निकाल लो। अब ये टैक्स आ गया, डबली टैक्स इनकम पे आपने इंडिया में कितना पे किया। अब कंपेयर कर लो कि आपने इंडिया में कितना पे किया वो और बाहर कितना पे किया वो, जो भी दोनों में से लीस्ट होगा वो 91 का रिलीफ मिल जाएगा। फिर गवर्नमेंट कहती है भाई जो आपका टोटल टैक्स आ रहा है उसमें से रिलीफ माइनस कर दो, बैलेंस जो होगा वो इंडिया में पे कर दो, ये आपका 91 है जी। तो बस 91 के ना ध्यान रखना, अगर ये सातों स्टेप आपको ध्यान है तो क्वेश्चन में गलती कर ही नहीं सकते। आपका दिमाग ना सबसे पहला क्वेश्चन में उसको देखे कि ऐसी कौन सी इनकम है जिस इनकम पे डबल टैक्स लग रहा है, क्योंकि जितनी इनकम पे डबल टैक्स लग रहा होगा उतनी इनकम का ही बेनिफिट मिलेगा। बस ये पर ध्यान दो। ऐसा पता मैं क्यों कह रहा हूं? याद करो क्लास में एक क्वेश्चन था रॉयल्टी वाला, पता नहीं कितने बच्चों को याद होगा क्योंकि बहुत पुरानी बात है, बचपन के दिन है बिल्कुल। वो आप बैग लेके आते थे क्लास के अंदर छोटे छोटे। अब याद करो रॉयल्टी वाले केस में इनकम थी 10 लाख, याद आ रहा हो, उसमें डिडक्शन थी 3 लाख की, खर्चा 2,10,000 रुपये था। आप में से बहुत सारे बच्चों ने डाउट पूछा था कि सर इसमें डबली टैक्स इनकम, वो 3,90,000 वाला क्वेश्चन था, याद करो नालायक को, बुक में दिया हुआ था। हाँ पेज पलट रहे हो ना, आपको मैं दिखाई देता हूँ, इधर देखो ध्यान से। याद है सर? याद नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। याद है सर? याद है पक्का? तो सर दिखा दो। मिल गया सर, याद है मिस्टर बंसल का था क्वेश्चन, वो आपकी सर दिखा दो। हाँ वो आपकी ना बुक में दिया हुआ, याद करो। उसके अंदर क्या था देखो, इनकम बाहर कमाई थी 10 लाख, याद आ रहा है कुछ? इनकम बाहर कमाई थी 10 लाख, बट वो 10 लाख डबली टैक्स इनकम नहीं थी। हाँ सर, यस सर। मैं दोबारा बोल रहा हूँ जी, प्लीज एक बार ऑडियो बंद करके सुनना। उस क्वेश्चन में ये था इनकम बाहर आपने कमाई थी 10 लाख, बट वो सारी इनकम डबली टैक्स इनकम नहीं थी, क्योंकि उसमें डिडक्शन भी मिलनी थी और 2,10,000 रुपये वाला खर्चा भी था। तो मेरे ख्याल से मुझे याद आ रहा है, पता नहीं थोड़ा थोड़ा, उसमें डबली टैक्स इनकम शायद मेरे ख्याल से कितनी थी, 4,90,000। अगर आपके पास बुक है तो मुझे कोई देख के बताएगा। शायद मेरे ख्याल से 490 थी, कोई अगर बताना चाहता है तो। हाँ सर 4,90,000 थी। 490 थी? हाँ 490। हाँ तो जो मेरी डबली टैक्स, हाँ तो जो मेरी डबली टैक्स इनकम थी उस केस में मेरे ख्याल से 490 थी शायद। ठीक है, अब देखो 490। हाँ अब देखना कमाल की बात, अब जो रटने वाला बच्चा है जी,
कई बच्चे खुश हो रहे हैं अपना नाम सुन के, नालायक। अब वो बच्चे ध्यान देंगे जी। अब याद करना, अगर इनकम बाहर 10 लाख कमाई है तो हमेशा 10 लाख ही डबल टैक्स इनकम होगी, ये मत सोचना। मैं इसलिए कह रहा हूं सर, कई बच्चे ना रट लेते हैं, कहते हैं जी अच्छा 10 लाख इनकम बाहर कमाई है वही तो इनकम डबल टैक्स इनकम होगी। गवर्नमेंट कहती है नहीं, आपको वो इनकम फाइंड आउट करनी है जिस इनकम पे डबल टैक्स लग रहा है। आप मेरे वर्ड पे जाओ सर, मैंने ये नहीं क्लास में सिखाया कि वो इनकम फाइंड आउट करो जो इनकम बाहर कमाई है, वो इनकम फाइंड आउट करो जिस इनकम में डबल टैक्स लग रहा है। क्योंकि इनकम बाहर कमाई है 10 लाख, बट उस 10 लाख में से उस क्वेश्चन में 490 ऐसा पोर्शन था जिस पोर्शन में डबल टैक्स लग रहा था। तो जिस पोर्शन में डबल टैक्स लग रहा होगा ना, रिलीफ उसी का मिलेगा, बस ये पर ध्यान देना, ठीक है। तो 91 का बस मेन यही पॉइंट है कि जो डबल टैक्स इनकम होगी उसको अलग फाइंड आउट करो, उस पे बाहर कितना पे कर रहे हो वो निकालो, इंडिया में कितना पे कर रहे हो वो निकालो, दोनों में से जहां पर भी कम होगा उसके बेस पे आपको रिलीफ मिल जाएगा जी, ठीक है। तो ये 91 का मैटर है। अब बताओ 91 में कोई भी डाउट जी, कोई डाउट जी? सर यही जो अभी आपने बताया ना, ये एक बार मतलब इसकी कैलकुलेशन एक बार फिर से बता दीजिए कि वो 490 कैसे आया होगा। 490 ऐसे आया था, उसमें क्या था, रॉयल्टी की इनकम थी। अब रॉयल्टी की इनकम में ना 80 QQB की डिडक्शन होती है 3 लाख रुपए की, ठीक है। और उसकी इनकम को कमाने के लिए ना 2,10,000 रुपये खर्चा भी किया था। अब अगर मैं 10 लाख में से 2,10,000 रुपये खर्चा माइनस कर दूं तो 10 लाख में से अगर 2,10,000 खर्चा माइनस किया 790, उसमें 3 लाख रुपए की डिडक्शन माइनस कर दी, ये हो गया 490। तो गवर्नमेंट कह रही है ये इनकम ऐसी है जो इंडिया में भी टैक्सेबल है और जो बाहर भी टैक्सेबल है। क्योंकि ना आप एक सिंपल सी बात बताओ, मैंने बाहर कमाए 10 लाख, बट इंडिया में 2,10,000 रुपये खर्चा अलाउड हो गया, 3 लाख रुपए की डिडक्शन अलाउड हो गई, तो क्या पूरी की पूरी 10 लाख रुपए इनकम इंडिया में टैक्सेबल हुई? आंसर इज नो। क्योंकि 10 लाख में से 5,10,000 रुपए तो गवर्नमेंट ने माइनस ही करवा दिए। तो अगर 510 माइनस ही करवा दिए तो गवर्नमेंट कह रही है 490 ऐसा पोर्शन है जो इंडिया में भी टैक्सेबल और बाहर भी है, ठीक है। तो उसी इनकम पे आपको रिलीफ मिलेगा, बस ये पर ध्यान देना। यस सर, यस, ठीक है हर्ष? यस सर। चलो तो अच्छा, अब ध्यान रखना, अब वैसे 8 बज गए हैं, 10 मिनट हैं, तो मुझे नहीं लग रहा चैप्टर नंबर 4 अभी हमारा होगा, क्योंकि गिफ्ट और डिविडेंड की टैक्सेशन भी बड़ी है हमारी, ठीक है। तो फिर कल करेंगे इसको, कल सुबह 10 बजे फिर दोबारा से मुलाकात करेंगे जी, ठीक है, 10 से लेके 12 साढ़े 12 बजे तक। और ऐसे ही फिर कल शाम को फिर एक और सेशन करेंगे। कोशिश करेंगे कल हमारा इनकम टैक्स की पूरी कंप्लीट रिवीजन हो जाए, ठीक है, और करके ही रहेंगे, चाहे मेरे को 3 सेशन लेने पड़े जी, ठीक है। कई बच्चे माथे पे सिर रख के कह रहे यार ये क्या मतलब है यार, हे भगवान। सर तो तीनों सेशन कल ही लेंगे? नहीं, कल नहीं लेंगे, मतलब तीनों सेशन कल ही लेंगे, हाँ ऑब्वियस सी बात है सर। कल संडे? हाँ कल संडे है, कल मुझे पता है संडे है। नालायको एक बात बताओ, परिवार मेरा फैमिली मेरी भी है। सर 3 सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। चलो 3 नहीं लेंगे, ऐसा करेंगे 3 नहीं लेंगे, 3-3 घंटे के 2 ले लेंगे बस। बात तो वही है, तो बात तो वही हुई ना फिर। चलो अभी कल का नालायको कल का कल देख लेंगे, कल का आराम से कल देख लेंगे। अभी आराम से अपना रेस्ट करो, माइंड को फ्री करो। अभी बस ये अपने माइंड में लेके चलो, हमारे 3 चैप्टर आज रिवाइज हो गए हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3, ठीक है। बस इतने चीजें माइंड में रखो बस। अब कल क्या करेंगे वो कल की कल देखेंगे। प्लानिंग और रिवीजन का भी हो गया ना सर, वो तो छोटा ही है, उसको करने की जरूरत नहीं मुझे लगता है ऐसा, मतलब किसको प्लानिंग एंड रिवीजन वो वाला, मतलब प्लानिंग में रिवीजन नहीं, वो मैं फिर उसको स्किप कर सके, उसको थोड़ा सा बेसिक बता दूंगा, फिर हम स्किप कर देंगे, ठीक है। हाँ चलेगा सर। वर्षा कह रही है सारा स्किप कर दो, मेरा क्या सर हम टीपी भी स्किप कर सकते सर, अभी तो पढ़ा सर। चलो हाँ, ट्रांसफर प्राइसिंग भी सर स्किप करा दो। हाँ ऐसा देख लेंगे, कल देखेंगे। अभी अपना रिसेंटली पढ़े सर, टाइम के हिसाब से देख लेंगे, बाकी सब स्किप कर जो रिसेंट हुए सर वो नहीं लिए तो भी चलेगा। अभी अपना फ्री माइंड से ना रेस्ट करो आराम से, अपने माइंड में कोई टेंशन मत लो। अभी बस ये देखो कि हमारे 3 चैप्टर वाइज हुए, कल की कल देखेंगे, ठीक है। दिमाग में प्रेशर नहीं डालना बिल्कुल भी, ठीक है। चलो फिर बाकी मुलाकात करेंगे हम कल सुबह 10 बजे। उसकी मीटिंग आईडी मैं ग्रुप में डाल दूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय 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 बाय।
ये किसके आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है नालायक? कहाँ घूम रहे हो? तृप्ति है सर, तृप्ति। कहाँ बैठे हो? कहाँ बैठे हो? कूलर के सामने। सामने, राइट। सुबह से वही बैठी है। सुबह से वही बैठी है, तुम्हें क्या वीडियो कॉल करके बैठ के नालायक? वही बैठी है। ओके जी, बाय बाय, गॉड ब्लेस। चली रही है। बाय बाय सर, बाय सर, टेक केयर। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।